Good morning, everyone, and welcome to the first trial session for PM March 2023 एग्जाम। ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, PM के नाम से आप बहुत डरे होंगे। सच सच ईमानदारी से पहले बताओ, बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग अप द पेपर, इट्स ब्रीफ, PM के नाम पे कैसा लगता है? ईमानदारी से बताना। Sujal is saying little bit. Okay, so is my voice clear, guys? Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो जुबैर इज ऑल्सो सेइंग डर लगता है। एक्चुअली पीएम ऐसा ही पेपर है, बट अभी जो इंट्रोडक्शन पीएम का हम लेंगे, हम समझेंगे, पोस्ट दैट यू विल रियलाइज कि बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है ये। रादर अगर मैं बोलूं, ये पेपर आपको लाइफ लेसन्स देता है। पूरी लाइफ में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको कई जगह करना पड़ेगा, वो आपको ये पेपर सिखाएगा। सीए में ये पेपर कॉस्टिंग के नाम से होता है, आपके लिए ये पेपर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हिसाब से, उसके नाम से, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेज करना, उसको मेजर करना इज व्हाट दिस पेपर इज गोइंग टू टीच यू। चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, चाहे आप शार्क टैंक इंडिया देखें, आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट हर जगह दिखेगी। और ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पोर्शन है। So I'll first brief you all with the paper. ये पेपर क्या है, हम इसको कैसे लेंगे, इस पेपर से लोगों को डर क्यों लगता है, उस डर को कैसे ओवरकम करना है, everything we'll discuss. So I'll bring one PPT in front of you. मुझे कंफर्म करना वो आप सबको दिख रही है ना? बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब फुल स्क्रीन भी आ गई। चलिए, now let's begin. Okay, so most horrifying paper of ACCA skill level is PM, but आपका परसेप्शन अभी बदलेगा। देखो, तो सबसे पहले इस पेपर का पैटर्न समझते हैं, यानी PM का पेपर पैटर्न समझते हैं। स्किल लेवल के बाकी पेपर्स की तरह ही इसी का पेपर पैटर्न होता है, ऑडिट के अलावा। यानी इसके पास 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तीनों सेक्शंस में अलग अलग तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सेक्शन ए में आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच वाले। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। दैट मींस आइदर फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स और मैच द फॉलोइंग और चूजिंग वन आंसर फ्रॉम 4 ऑप्शंस और चूजिंग मल्टीपल आंसर्स इन 4 ऑप्शंस। सो ये कुछ भी तरह के हो सकते हैं, बट दे आर ऑब्जेक्टिव टाइप। यू कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग, यू वोंट गेट एनी स्टेप मार्क्स। सेक्शन ए हो, चाहे सेक्शन बी हो, चाहे सेक्शन सी हो, एसीसी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चाहे यहां आप गलत कर दें, चाहे सेक्शन बी में गलत कर दें, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन हाँ, सेक्शन ए और बी में स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगी। स्टेप मार्किंग मिलती है सेक्शन सी में। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सब्जेक्टिव टाइप। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में भी 15 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच के, लेकिन इसमें 3 अलग अलग केसेस होंगे। यानी कि एक केस 1 आएगा, उसमें आपके पास 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच के। दैट मींस केस 1 दैट विल बी ऑफ वर्थ 10 मार्क्स। ऐसे ही आएगा केस 2, ऐसा ही आएगा केस 3। केस मतलब एक पर्टिकुलर सिनेरियो जिस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस होंगे। ये 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच के होंगे। सेक्शन सी में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आएंगे। ये 2 से 3 केस सिनेरियोज मैंने क्यों लिखे? क्योंकि कई बार क्वेश्चन के पार्ट्स उसको एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं, लेकिन वैसे 2 ही क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स ईच के, लेकिन उसमें टॉपिक्स कवर हो सकते हैं 2, 3, 4 भी। दैट कैन बी मोर, बट क्वेश्चंस आर ओनली 2। ये 2 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होंगे। ये सब्जेक्टिव होंगे, यानी यहां पे आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। ये वो वाला पोर्शन होता है जहां पे आपको अगर सब कुछ नहीं भी आता तो भी आपको जितना आता है उसके मार्क्स मिलते हैं। पीएम में ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। ऑल्दो आई तो ऑलवेज से कि आपका सेक्शन सी हर पेपर में बहुत बड़ा सपोर्ट है। एटलीस्ट एग्जामिनर रीड तो करेगा कि आप क्या पर्सपेक्टिव से क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन सेक्शन ए और बी में सारी कैलकुलेशन ठीक थी और एंड में जाके अगर गलत हो गई, दैट मीन्स 0। वो प्रॉब्लम होती है। बट सेक्शन सी इज समथिंग विच मेक्स यू पास। अब पीएम के सिलेबस पे आते हैं।
आई ऑलवेज रेकमेंड कि अगर आप वर्किंग हैं या फिर आप बहुत बिजी हैं किसी क्वार्टर में, टेक पीएम. व्हाई? बिकॉज इसका सिलेबस बहुत छोटा है. इफ आई टेक मार्क यहाँ पे चैप्टर्स करने के कौन से हैं, यू विल नॉट फाइंड मोर देन 10 चैप्टर्स टू स्टडी. कैसे देखते हैं, देखो. दिस इज रिविजन ऑफ एमए. एनी विच वेज भी नहीं करना, एमए कुछ रिवाइज नहीं करना. व्हेन आई विल टीच, मैं अपने आप ही पीछे से जो नॉलेज चाहिए वो आपको बताऊंगी. सो डोंट वरी, यू डोंट हैव टू गो बैक टू पीएम एंड स्टार्ट रिवाइजिंग पीएम के लिए एमए. वो नहीं करना. चैप्टर नंबर 2 and 3, these are theory chapters, specifically जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं. डेटा माइनिंग की कुछ बात होती है, डेटा एनालिटिक्स की कुछ बात होती है इनमें. बिग डेटा क्या होता है, एवरीथिंग. डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है, इंफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, इंटरनेट क्या है, एक्सट्रानेट क्या है, ये सब चीजें इन दोनों चैप्टर्स में. सो आइडियली ये वो चैप्टर्स हैं जो लास्ट के 15 दिन में करने हैं, उससे पहले करने से कोई फायदा नहीं है. सो व्हेन वी कम टू दी कंटेंट जिसमें से एग्जाम पेपर आता है और प्रैक्टिकल आता है, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, 9. चलो इसको भी ले लेते हैं. 10, 11 and 12. On chapter number 16, this is nothing. This is just to tell you the importance of Excel, Word, why you should do calculations on Excel. बस उसी के लिए ये चैप्टर बनाया गया है. So this is ideally not a chapter जो आपको पढ़ना है. तो पढ़ने के लिए चैप्टर्स बचे कितने? 12 चैप्टर्स, जिसमें से अगर मैं बोलूं ये तीनों तो एक ही यूनिट के साथ होते हैं. दैट मीन्स ये तीनों एक साथ होते हैं. यानी इन दैट केस करने को बचे सिर्फ 10 चैप्टर्स. सो 10 चैप्टर्स, वेरी स्मॉल कंटेंट. और जिसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि कंटेंट ये ऐसा है कि आप हजारों बुक्स भी कर लेंगे तो भी एग्जाम में क्वेश्चन नया ही आएगा. देयर इज नो फिक्स पैटर्न ऑन एनीथिंग, एंड दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स आर स्केयर्ड ऑफ. पता नहीं कहां से आ जाएगा. तो अपन को वो स्किल डेवलप करनी है ना कि कहीं से भी आए, वी शुड बी एबल टू हैंडल दैट. वही चीज इसमें करेंगे. सो छोटे से सिलेबस के साथ इट्स इजी टू मैनेज. एंड द बेस्ट पार्ट इज आपके पास जो एग्जाम किट है कैप्लन की एग्जाम किट बहुत डिटेल्ड होती है. बावजूद उसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है करने को. दैट मीन्स फॉर द होल क्वार्टर यू विल हैव अप्रोक्सीमेटली 240 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए, only 28 questions belonging to section B, and only 71 questions belonging to section C. जबकि बाकी पेपर्स में आप अगर देखेंगे सेक्शन सी में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं. कैप्लन के बहुत ज्यादा ओवरलोड नहीं है यहाँ पे, इसलिए बहुत इजीली मैनेजेबल पेपर है ये एफर्ट लगाने के पर्सपेक्टिव से. यानी इसमें मेहनत की ज्यादा जरूरत नहीं होती, इंटेलिजेंस की जरूरत ज्यादा है, समझने की जरूरत ज्यादा है. And that is why it becomes a scary paper, because इसका पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है. ये पहला कारण है. इसका पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है. कभी भी बड़ा क्वेश्चन यहां से आ जाता है, कभी यहां से आ जाता है, कभी यहां से आ जाता है. लेकिन ये जो लास्ट के 3 चैप्टर्स में आपको बोल रही थी परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं कह रही थी कि एक यूनिट बना के पढ़ाया जाता है. They are the most important portions. और ये बहुत इजी है, बहुत इजी है. ये तो हर एसीसीए को और इवन हर चार्टर्ड को आना ही चाहिए. इसलिए थोड़ा सा पेपर पैटर्न समझने से, इंपॉर्टेंट समझने से एटलीस्ट वी कैन हिट आवर पास परसेंटेज. ये दूसरा रीजन है व्हाई स्टूडेंट्स आर स्कैर्ड ऑफ पीएम, क्योंकि पीएम की पास परसेंटेज बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर. मैंने सितंबर 2021 तक की ही यहां पे ली है, उसके बाद वाली नहीं ली, क्योंकि ऑन एन एवरेज रिफ्लेक्सिव ये है. उसके बाद वाली भी है 40s के आसपास ही, बट स्टिल आई वांटेड दिस टू बी हाईलाइटेड बिकॉज उसमें फिर ये नहीं था. दिस वुड हैव मिस्ड. 30s में रेंज करता है पीएम का रिजल्ट. साल में अप्रोक्सीमेटली 2 बार इट इज इन 30s. इट डजंट रीच इवन 40s. ये स्टूडेंट्स को स्केयर करता है. नाउ अंडरस्टैंड द रीजन. ऐसा क्यों है? उससे पहले बिफोर आई मेक यू अंडरस्टैंड द रीजन, आई विल टेल यू हमारा पास परसेंटेज क्या है.
For PM, our pass percentage is 75%. Now, what is this percentage? पहले वो समझाती हूँ because many students are confused in this कि ये pass percentage क्या होती है? Out of every 100 students, globally 37 pass. If I talk about this pass percentage, मतलब globally हर 100 students के set में से 37 पास होते हैं. But when I say our pass percentage is 75%, how does that come? हमारे हर 100 स्टूडेंट्स में से 75 पास होते हैं. ऐसा क्या कमाल किया मैंने? So I'll tell you, ये कमाल नहीं है. This is just realizing the crux of the paper. आप हमसे कंटिन्यू करो, मत करो, किसी और से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो. Now remember one point and be very careful what I'm going to say. PM बहुत आसानी से क्लियर होता है if you stop expecting कि बुक में जो है वही आएगा. मतलब सबसे पहली चीज तो दिमाग को ये ट्रेन करना है जो बुक में हम कर रहे हैं वो एग्जाम में नहीं आएगा. तो फिर हम बुक कर ही क्यों रहे हैं? एग्जाम किट फिर करने की जरूरत ही नहीं है. एग्जाम किट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम किट के अलग अलग सिनेरियोज हमारे ब्रेन को डेवलप करेंगे कि अगर सिचुएशन बदलती है तो हम किसी भी चीज का ट्रीटमेंट कैसे कर देते हैं. यानी एग्जाम में भी अगर सिचुएशन बदली तो एटलीस्ट हमारा ब्रेन इतना डेवलप्ड होगा, इतना प्रैक्टिस्ड होगा कि हमें पता होगा कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. सो बेसिकली पीएम इज लाइक अ सर्जरी जो डॉक्टर्स करते हैं. हर सर्जरी इज डिफरेंट. योर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट. अब आपने पीछे जितनी ज्यादा सर्जरीज करी होंगी भले ही वो सेम नहीं होंगी, फिर भी एक्सपीरियंस विल स्पीक. आपकी बेसिक नॉलेज, आपकी बेसिक ग्रिप, वो उस नए केस को भी हैंडल करने में इट विल मेक यू सक्सीड. नाउ हाउ आवर पास परसेंटेज गोज वेल, बिकॉज दिस इज अ पेपर व्हिच हैज बीन माय स्ट्रेंथ व्हेन आई वाज इन सीए फाइनल. सीए फाइनल में मेरे अगर किसी पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे तो वो कॉस्टिंग में ही आए थे. पहला कारण ये. दूसरा कारण ये, आई नो दिस पेपर कैन ऑलवेज गिव यू शॉक्स, सरप्राइजेस. सो आई विल प्रिपेयर यू फॉर दोज सरप्राइजेस. We will discuss certain scenarios कि अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता और ये दिया होता तो आप क्या करते. पीएम को पढ़ने का तरीका वो है. आप मुझसे पढ़ें, किसी और से पढ़ें, ये चीज ध्यान रखना. What if is the approach of PM. यानी अगर ये इंफॉर्मेशन एग्जाम में इस तरह की ना हो के दूसरी तरह की होती तो हम क्या करते. आपको वो डेवलप करना है. देन एब्सोल्युटली चाहे ग्लोबल पास परसेंटेज 37% हो या कुछ भी हो, यू विल पास. 100 में से 37 तो बहुत है, बहुत है. सो डोंट गेट स्कैर्ड विद पीएम. इसका क्रक्स सिर्फ इतना सही है कि आपको इस पेपर को समझना है, लर्न नहीं करना है. और एनी विच वेज डरने से होगा क्या सांभा, ये तो झेलना ही पड़ेगा. दिस पेपर एनी विच वेज इज नॉट गोइंग टू बी एग्जाम्ड इन द फ्यूचर ऑल्सो. तो करना तो है, डर के मत करो, हिम्मत से झेलो. Bear this paper with all your courage. Now I'll show you हमारे सितंबर 2022 के पास रिजल्ट्स. आशु भाटिया गॉट 65. although इस बार बहुत अजीब सी बात थी हमारे बैचेस में. मोस्टली जिन स्टूडेंट्स ने ब्लेंडेड लिया था वो पास हुए. यानी कि जो बैच लाइव चलता है उसमें भी ब्लेंडेड का ऑप्शन वी डू गिव बिकॉज कईयों का टाइम जोन मैच नहीं करता. कई स्टूडेंट्स मेरे से तेज पेस पे चलना चाहते हैं. सो वी गिव देम ब्लेंडेड आल्सो. एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हु पास्ड हियर दे बिलोंग टू द ब्लेंडेड मॉडल. सो somebody was there with live, somebody was there with live. Rahul Malviya is the one who attempted 2 papers together and he cleared both. Aditya Soni, wonderful marks. I mean, just imagine 60. Naman, Guramrit, Priya, ये यार इनकी मुझे फोटोज नहीं मिल पाई एक्चुअली इसलिए ये चिपकाई है. देन चैतन्य, जितेंद्र, और यहाँ पे तो 50 की भी बहुत वैल्यू है. जस्ट आस्क पीपल हु गॉट 49 और 48. So we do appreciate even 50. 50 पे तो रिजल्ट पास होता है. तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो 50 ही होता है. उसके ऊपर इज ऑलवेज बोनस. बट वी हैव विटनेस्ड पीपल गेटिंग मोर देन 75 मार्क्स इन पीएम. एंड दैट टू अपने बिजी सीजन में, दैट टू वर्किंग विद बिग 4. इसलिए इस पेपर से डरना नहीं. दैट्स द बेस्ट थिंग यू हैव टू गिव टू दिस पेपर. डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है. देखो करना तो है ही.
जितना खुश होके खुले दिमाग से करोगे उतना ही इसमें पास होने के चांसेस बढ़ते हैं एवरी टाइम। उसके अलावा हाउ आर वी गोइंग टू गो अप? आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्लेयरिंग दिस, irrespective of the fact that you may run away, you may not join my classes, that's okay, do not join. But a big announcement, सिर्फ वही लोग ज्वाइन करना जो अपनी ACCA के लिए, अपने पेपर्स के लिए सीरियस हो। आई एम क्लियरली सेइंग दिस। व्हाई? वी हैव चेंज्ड आवर सिस्टम्स अ लॉट। जो लास्ट क्वार्टर करा दैट वाज अ बिग सक्सेस, वो अभी भी कंटिन्यू होगा। वो क्या कंटिन्यू होगा? After every problem classes, we were taking routine tests. These we were doing. We have started taking section C question tests also, which we are evaluating. Section C tests evaluate करते हैं हम, लेकिन उससे पहले मैंने एक condition लगाई है और वो condition अभी भी we are going to follow. You will have to submit us some number of section C questions practiced on Excel. अब ये ऐसा क्यों किया हमने? Are we going to check your homework? No. Just submitting section C homework is simply for our understanding, for our records and our santushti, tasalli that you are studying. Because what happens is जब आप एग्जाम देने जाते हैं, पेपर छूट जाता है स्टूडेंट्स का। मैम मैं ब्लैंक आउट हो गया, मैम मुझे समझ ही नहीं आया मैं चालू कहां से करूं। मुझे वो सिचुएशन अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं चाहिए। ये ब्लैंक आउट हम तभी होते हैं जब हमारी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी होती है। आज मैं आप लोगों से पूछूं भाई ABCD सुनाओ, ABCD सुनाने में ब्लैंक आउट हो सकते हो क्या? 1 to 100 काउंटिंग सुनाओ, ब्लैंक आउट हो सकते हो क्या? नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। व्हाई? दैट्स बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। नंबर ऑफ ईयर्स से जॉब करते चले आ रहे हैं, इसलिए मैं वो बिल्कुल गुंजाइश नहीं छोड़ने वाली हूं। रूटीन टेस्ट्स होंगे, वो पहले भी होते थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर से सेक्शन सी टेस्ट्स भी हो रहे हैं। वी विल चेक योर सेक्शन सी टेस्ट्स। वी वुड लाइक टू सी योर सेक्शन सी होमवर्क। ठीक है, होमवर्क ऐसा नहीं चाहिए कि भाई 1 वीक में दिया है अभी करके दो, आप हमें 10 दिन में दे दो, आप अपने डेट चूज करो, यू गिव इट टू अस, बट वी वांट टू सी दैट डन ऑन एक्सेल। क्यों मेरे स्टूडेंट्स में एक 54 लाता है, एक 65 लाता है? दिस इज द गैप बिटवीन द प्रैक्टिस। और कोई ऐसा भी है जो 78 भी ले आता है। और FR में लास्ट टाइम में एक बच्ची ऐसी थी, वो 88, एक 90 भी ले आई थी। अब बैठी है शायद हरवीन। हरवीन, आर यू देयर? यस मैम। क्यों ऐसा गैप होता है कि पढ़ाने वाला तो वही है, लेकिन मार्क्स सबके अलग अलग आ रहे हैं? बिकॉज द लेवल ऑफ प्रैक्टिस इज डिफरेंट। आई डू नॉट वॉन्ट दैट डिफरेंस टू अराइज। इसलिए भाई मेरे को अगर ये देख के आ रहे हो कि भाई मैम बहुत स्वीट लग रही है, बहुत प्यार से पढ़ाएंगी, बिल्कुल प्यार से पढ़ाएंगी, बिल्कुल प्यार से पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर अपनी तरफ से मेहनत करूंगी तो बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी कि आप लोग मेहनत नहीं करें। इफ यू वांट मी टू ड्राइव योर करियर, हाथ तो आप लोगों को भी चलाने पड़ेंगे। सो अब ये नहीं चलेगा कि मैम मुझे तो हाथ चलाने का टाइम नहीं मिल रहा, देन डोंट गिव द एग्जाम। फिर मत करो, बिकॉज बहुत एफर्ट जाता है एंड इमोशनली ऑल्सो आई एम वेरी कनेक्टेड टू माई स्टूडेंट्स। एवरी क्वार्टर आई कीप ऑन ट्राइंग सम और द अदर थिंग्स कि कैसे इनको और बेटर पे ले जाया जाए। आई मीन 75% रिजल्ट क्यों आया है? उससे पहले वाले में तो मेरा रिजल्ट 78% था, इट हैज गॉन डाउन। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, रिजल्ट डाउन क्यों हो रहा है? बिकॉज मेरी पकड़ से वो छूट रहे हैं। कभी किसी क्वार्टर में 82% रिजल्ट था, स्टूडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, 2-2% रिजल्ट गिरता चला जा रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ दैट। नो ऑप्शन ऑफ नॉट स्टडिंग हियर। सो ज्वाइन करने से पहले 4 बार सोच लेना, ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. चलो, now let's come to the tentative training plan. इसमें जो चैप्टर नंबर 2 and 3 है वो आपको यहां नहीं दिखेंगे। वो क्यों नहीं दिखेंगे? वो इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। आई डू नॉट वांट टू वेस्ट लाइव क्लासेस इन टेलिंग यू व्हाट इज इंट्रानेट एंड व्हाट इज एक्स्ट्रानेट। वो आप कभी भी अपने कंफर्ट से सुन लेना, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, आई वुड लाइक टू डिवोट गुड 60 hours ऑन दिस पोर्शन, so that we practice more exam kit questions, so that we practice more study text, so that we practice more
कॉन्सेप्ट्स, डेटा एनालिटिक्स क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है, ये आप मुझसे एक बार रिकॉर्डिंग में सुन के भी काम चला लोगे. सो यू विल नॉट फाइंड दोज चैप्टर्स हियर. आपको ये वो सारे चैप्टर्स यहाँ दिखेंगे जो प्रैक्टिकल हैं. चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब आपको यहाँ पे 10 भी नहीं दिखेगा. 10 इज बजटिंग. बजटिंग इज ऑल्सो प्रिटी थियोरिटिकल. उसमें प्रैक्टिकल का 1 या 2 क्वेश्चन है दैट आई हैव डन इन द रिकॉर्डिंग इटसेल्फ. बट फिर भी इफ यू फील कि रिकॉर्डिंग में से कोई पोर्शन ऐसा है जो मुझे नहीं समझ में आया है, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्लासेस हैं, वहां डिस्कस करेंगे. बट 57 to 60 hours I would like to give more on exam kit, more on practical practice, क्योंकि यहां मुझे आपको डेवलप करने के लिए आपके बैच के हिसाब से ifs and buts क्रिएट करने हैं. That cannot be recorded, that is not rule based. So 9, 10th हो गया, उसके बाद में 11th, 12th, 13, 14, 15 कुछ इस तरह से चलेंगे. ये बेयर मिनिमम 57 hours लेके जाएगा कोर्स, इससे ज्यादा भी ले जा सकता है. इतने तो चाहिए ही चाहिए मुझे. 1/3 से भी ज्यादा एग्जाम किट विल बी कवर्ड इन दी क्लास. नाउ अगेन अ रूल चेंज. लास्ट क्वार्टर से पहले तक आई यूज्ड टू गिव एन एग्जाम किट ट्रैकर, जिसमें मैं क्लियरली मेंशन करती थी कि एग्जाम किट के कौन से क्वेश्चंस मैंने क्लास वर्क में कराए और कौन से आपको होमवर्क में करने हैं. धीरे धीरे आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं जो क्लास वर्क में करा रही हूं दे आर कंपैरेटिवली टफ क्वेश्चंस. लेकिन जब बच्चे को दिखता है कि ये क्लास वर्क में हुआ है, he doesn't practice that question on his own. So I have removed that practice कि मैं एग्जाम के ट्रैकर में क्लास वर्क अब मार्क नहीं करके देती. चैप्टर्स मार्क्ड है कि यहां से यहां के क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन आपको क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने हैं वापस से, भले ही मैंने वो क्लास वर्क में कराए हो. बिकॉज ऑब्वियसली आई एम चूजिंग द टफर क्वेश्चंस. टफ क्वेश्चंस जब मैं क्लास में करा रही हूं, देन देयर हैज टू बी समथिंग कि मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि आप लोग उन क्वेश्चंस को वापस करेंगे. होमवर्क में तो वही दिए जा रहे हैं जो कंपैरेटिवली बहुत इजी है. तो इजी वालों पे आप अपने आप होमवर्क करिएगा, लेकिन क्लास वर्क वालों पे वापस प्रैक्टिस करनी बनती है. दैट हैज टू बी डन. सो दैट इज वन एक्सपेक्टेशन एंड चेंज ऑफ सिस्टम. बट ये लाइव में तो हम इस पे करेंगे ही करेंगे. 4 प्रॉब्लम क्लासेस होंगी, 5 भी हो सकती है अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन आप 4 में आना बंद कर दोगे. तो ये 4 प्रॉब्लम क्लासेस का शेड्यूल लेटर ऑन डिस्कस होगा, जैसे जैसे फेजेस में उसको कंप्लीट करते जाएंगे. ये प्रॉब्लम क्लासेस वीक डेज पे होंगी, लेकिन होंगी ऑड आवर्स में. इट कैन बी 8:30 PM to 9:30 PM. इट कैन बी 9 to 10 ऑल्सो. हम ऑनलाइन बैठे हैं, कोई घर से बाहर जाना नहीं है. आप लोगों के ऑफिस जब डन हो जाएंगे, हम उसके बाद में प्रॉब्लम क्लासेस करेंगे. प्रॉब्लम क्लासेस में आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके आइए, आई विल बी देयर एंड वील सॉल्व देम. You will have one WhatsApp group also. That WhatsApp group is for your discussion. I won't be in a position to answer your queries on WhatsApp. I'll tell you the reason. Starting में मैं ये कर देती थी, लेकिन तब student base 200 plus नहीं हुआ करता था. Now if I do that, तो ये जो 200 students के test papers check करने हैं, उनको guide करना है, उनके लिए नई नई चीजें implement करनी है. If I am there completely the whole day answering questions on WhatsApp, how will we go for a better run then? So WhatsApp पे प्रॉब्लम सॉल्व हो भी नहीं पाती हैं. वो आप लोग ही कर सकते हैं आपस में एज फ्रेंड्स, जहां पे एक छोटी सी चीज में अटक रहे हैं. एंड एवरी 1 hour I have WhatsApp messages 70-80 in my unread message status. तो वो मैं प्रैक्टिकली आपको प्रॉमिस भी नहीं करूंगी, वो पॉसिबल भी नहीं है. इसलिए हम मिलेंगे प्रॉब्लम क्लासेस में, वहां आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके आइए. टू सपोर्ट यू ऑन वन मोर थिंग, वी हैव गॉट वन एग्जाम किट लाइब्रेरी. वो मैं आपको LMS पे एक बार दिखाऊंगी. LMS को कैसे एक्सेस करना है, क्योंकि आपको क्लासेस LMS पे मिलेंगी. ब्लेंडेड मॉडल वालों को जो LMS पे फोल्डर दिया गया है, वैसा ही आपका फोल्डर हो जाएगा लाइव वालों का भी, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस जैसे जैसे होंगी वैसे वैसे LMS पे ऐड होगी. LMS इज द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो हम यूज करते हैं क्लासेस की एक्सेस देने के लिए. तो उस LMS को कैसे एक्सेस करना है मैं वो भी अभी आपको दिखाऊंगी. बट इस ट्रेनिंग प्लान में किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन, बाय 15th of February we'll complete the syllabus. अराउंड 25th of February और 23rd of February आपके मॉक टेस्ट पेपर्स चालू हो जाएंगे. 2 मॉक्स हैं, दोनों को हम इवैल्यूएट करके देंगे. ये 3 घंटे के मॉक्स होते हैं कंप्लीट एग्जाम स्टाइल में.
हाँ ऑब्वियसली ये प्रॉक्टर पे नहीं होंगे जो आपके वहां पे चलता है, ऑन व्यू उस पे नहीं होंगे, लेकिन हाँ जिस भी सिस्टम से होंगे ये होंगे 3 घंटे वाले, जिसमें सेक्शन सी हम इवेल्युएट करेंगे, सेक्शन ए और बी का स्कोर आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। इनको चेक करने में हमें 3 से 4 दिन लगते हैं, बट 4 days इज आवर कमिटमेंट। Within 4 days, you will get your evaluated paper back to you. इसलिए 15 February is the last date by which we'll complete the syllabus in any case. उसके बाद में प्रॉब्लम क्लास लेके we are good to go ahead with the mocks. ठीक है? Any confusion on anything here? बताओ अभी तक कहीं कोई confusion? No, ma'am. No, ma'am. पहले LMS इंट्रोडक्शन कराती हूँ आपका, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है? I stopped sharing the screen क्योंकि एक बार LMS पे मुझे आपको लेके जाना है। LMS is our learning management system जिससे आप क्लासेस एक्सेस करेंगे। तो एक बार आपको लेके चलती हूँ। गूगल दिख रहा है? Yes, ma'am. यहाँ पे टाइप करिए www.valueadd.in और ये यहां से लॉग इन करेगा। ये सो आई हैव लॉग्ड इन हियर। Yes, Ankur, live classes are always on weekend because majority students are working. ठीक है, सो ये आप लॉग इन करेंगे, उसके बाद में जाएंगे माय कोर्सेज पे। माय कोर्सेज में आपके पास एक्सेस आएगी। अब लेट सपोज अभी तो क्योंकि लाइव बैच चालू हुआ है तो अभी तो आपका लाइव वाला फोल्डर तो बिल्कुल खाली होगा, लेकिन ये कैसा दिखेगा जब इसमें क्लासेस ऐड हो जाएंगी? ये जिस तरह का ब्लेंडेड वाला दिख रहा है कुछ इस तरह का होगा। आप इसको क्लिक करिए, ओपन करिए। पीएम का ओरिएंटेशन सेशन आपको दिख रहा है दिसंबर 2022 एग्जाम का। ये ओरिएंटेशन क्या होता है? जो लोग ब्लेंडेड लेते हैं उनका ओरिएंटेशन होता है। प्लानर, ये किस तरह का प्लानर है? ये आपको लास्ट टाइम का प्लानर दिखा रही हूं कि अब आप लोगों से डिस्कस करके अब आप लोगों का प्लानर बनेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्लासेस का शेड्यूल इसमें है, उसके बाद में कॉन्सेप्ट में कौन सा वाला चैप्टर डिस्कस होगा, क्या टाइम होगा, मॉक टेस्ट कब होंगे, इस तरह का एक शेड्यूलर आप लोगों के लिए भी बनेगा, लेकिन आप लोगों से बात करके। इनमें क्या क्या होगा वो सब भी इसमें है। सो व्हेन आई सेड कि यहाँ पे आपको रूटीन टेस्ट्स मिलेंगे, होमवर्क सबमिशन करना है ताकि सेक्शन सी के टेस्ट्स हो सके। पॉइंट नंबर 6 पे देखो, उसके बाद में मॉक टेस्ट पेपर्स भी हैं, आपके क्विजेस भी होंगे। अब ये क्विज क्यों रखे मैंने लास्ट क्वार्टर से? सो दैट मैं आपका एक ओरल कॉन्फिडेंस चेक कर सकूं कि ओरली जब आप जवाब दे रहे हैं कॉन्फिडेंस से दे पा रहे हैं, चीज समझ में आ रही है, या फिर आप रूटीन टेस्ट्स में तुक्के से अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। सो जस्ट टू चेक दैट, इसलिए क्विजेस होंगे। ये क्विज 2 होंगे आपके पूरे क्वार्टर में, जहां पे ओरल टेस्ट लिया जाएगा आपका, आप वहीं पे सॉल्व करेंगे, फटाफट सामने हमारे आंसर दिखाएंगे। क्विज में टाइम मैनेजमेंट हम इंश्योर करने के लिए कराते हैं। सबसे अच्छा क्विज का जो मुझे फीडबैक मिला दैट वाज टाइम मैनेजमेंट। आप जब एक सेक्शन ए का क्वेश्चन करेंगे आपके पास 3 मिनट से ज्यादा नहीं होंगे, तो ये जो क्विज होगा ये आपको क्वेश्चंस देगा, वहीं पे करने के लिए हमारे सामने स्क्रीन पे वीडियो ऑन करके 3 मिनट के अंदर अंदर, और 3 मिनट में या तो जवाब दे दिया या फिर योर स्कोर इज 0। तो उसको गेम की तरह प्रैक्टिस करना है। जब ये 2 से 3 क्विजेस हो जाएंगे, अपने आप आपको कई चीजों में ग्रिप आ जाएगी कि हाँ ये 3 मिनट में कैसे हिट करना है। सो दिस इज फॉर टाइम मैनेजमेंट बेसिकली। ये मॉक टेस्ट पेपर्स आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, चाहे आप ब्लेंडेड वाले हैं चाहे आप लाइव बैच वाले हैं, सब चीजें सेम है एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, लाइव वाले हर सैटरडे संडे मेरे सामने बैठ के क्लास अटेंड करेंगे, वो अनम्यूट करके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, लेकिन ब्लेंडेड वालों को एक साथ ये वाला फोल्डर मिलेगा जो मैंने सामने खोला हुआ है। सो दैट्स द डिफरेंस। अब इसमें उसके अलावा क्या क्या होगा? प्रिपरेशन कैलेंडर इस तरह का आपको दिया जाएगा। ये देखिए जी, किस दिन प्रॉब्लम क्लास है, किस दिन रूटीन टेस्ट है। इसी तरह का आपका एक नया बनेगा आपसे बात करके। ये पुराना मैं आपको क्यों दिखा रही हूं कि आपका भी इसी तरीके का होगा, पर ये मुझे पहले आपसे बात करनी होगी, ये इतनी सारी चीजें होंगी, इसलिए आपको पुराना वाला एग्जैक्ट दिखा रही हूं कि उस टाइम भी चला था, आप लोगों के केस में भी चलेगा। Dhruv, I'll answer this question, 1 second. Then you will find 2 different
फोल्डर्स हियर, एक आपको मिलेंगे लाइव सेशंस, नीचे आपको मिलेंगे थ्योरी वीडियोस। ये क्या है? लाइव सेशंस पे जब आप क्लिक करेंगे, ये वो वाले सारे सेशंस हैं जो लाइव क्लास में हुए हैं, यानी जब लास्ट क्वार्टर में ये लाइव चला होगा, लेटेस्ट क्वार्टर में, उस टाइम क्या क्या सीक्वेंस में कौन सा सेशन गया था, वो आपको मिलेगा लाइव सेशंस में। ये कुछ नोट्स एंड पीपीटीज हैं जो क्लास में चलती हैं, ये सिर्फ व्यू ओनली है, मतलब कि ये आप सिर्फ देख सकते हैं, आप डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन अब ऑब्वियसली आपको पढ़ाई करनी है तो डाउनलोड तो करना ही होगा, तो नोट्स एंड पीपीटीज आपको डाउनलोडेबल भी मिल जाएंगे। यू विल फाइंड दीज डाउनलोडेबल ऑल्सो। इनको आप सीधा यहां लेके आइए, इस पे क्लिक करिए और ये यहां से ऊपर बटन से डाउनलोड हो जाएगा। हियर इज दैट बटन, ये डाउनलोड हो जाएंगे। अपने सिस्टम में डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए प्रिंट आउट तो चाहिए। क्लास वर्क एक्सेल शीट्स क्या है? जब भी मैंने क्लास में कोई क्वेश्चन एक्सेल पे कराया है, वो स्टूडेंट्स के पास पहुंचना चाहिए, तो वो आपको आपके एलएमएस में मिलेगा क्लास वर्क एक्सेल शीट्स के नाम पे। यानी ये क्वेश्चन 284, 288, मैंने जिस भी सेशन में ये क्वेश्चंस कराए हैं, आपको ये सेम शीट मिलेगी। वहां पे मैं क्या कर रही थी और इस शीट में क्या किया हुआ है, ये शीट उसी सेशन की है, यानी वो सेशन जिस दिन खत्म हो गया होगा, उसके बाद में मैंने उसको यहां अपलोड कर दिया है। आफ्टर दिस देयर आर सम थ्योरी वीडियोस ऑल्सो। ये थ्योरी वीडियोस किस चीज की है? थ्योरी पोर्शन की, यानी पीएम का जो थ्योरी पोर्शन है वो आप यहां से कर सकते हैं। दीज आर स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लासेस, इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स की तरह ये डायरेक्ट इस तरह का मिलेगा, ठीक है। दीज आर स्टूडियो रिकॉर्डेड, सो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा कि बीच में कोई स्टूडेंट बोल रहा हो। We'll complete the theory portion for chapter number 9. ठीक है, got it? Yes, ma'am. ये चैप्टर नंबर 10 जो आपको मैंने अभी बोला था कि लाइव में नहीं कराऊंगी, वो यहां मिलेगा, क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड कंटेंट में है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको ना मिले। सो दिस इज योर। अब आते हैं नोट्स थ्योरी पोर्शन के, यानी थ्योरी का जो भी पोर्शन है उसके नोट्स का एक अलग फोल्डर है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। Then comes PM Exam Kit Library. So this is a big support for students. ये क्या है? मैंने पिछले बैचेस में जहां जहां पे कोई भी क्वेश्चन कराया है, उसको उस वीडियो में से एक्सट्रैक्ट करके यहां लाइब्रेरी बना दी है मैंने। जैसे आप यहां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 244 दिख रहा है, बैकले हिल स्वीट ट्रीट्स बेकरी। ये कभी भी किसी भी बैच में अगर मैंने कराए हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके यहां डाल दिया है। क्यों? आप जब सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करेंगे, अगर आप अटक गए, पहले तो कोशिश ये करो कि आप अपने दोस्त आपस में बात करके उसको सॉर्ट कर लो, लेकिन नहीं सॉर्ट हो रहा और प्रॉब्लम क्लास 7 दिन बाद है। आओ लाइब्रेरी में, खोलो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको वहां सामने चलता हुआ दिख जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 250, स्वीट ट्रीट्स बेकरी। स्वीट समझ गए? ये पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ चलता हुआ मिलेगा। एलएमएस पे आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसकी स्पीड तेज कर सकते हैं। एक्सेल पे किया है मैंने ये, तो एक्सेल को भी धीरे धीरे ऐसे ही किया है कि आपको अगर कोई फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा है, वो आपको यहां से आ जाएगा। क्लियर? इज दिस क्लियर? 5 बैच रन करेंगे और 5 Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये एग्जाम किट लाइब्रेरी आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगी। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम क्लासेस की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज हर बैच में तकरीबन हर क्वेश्चन कवर हो गया। सो यू विल एक्चुअली फाइंड एवरीथिंग इन द एग्जाम किट लाइब्रेरी। अब आते हैं दिसंबर की प्रॉब्लम क्लासेस पे। ये प्रॉब्लम क्लासेस मैंने 3 ही अपलोड क्यों कर रखी है? क्योंकि चौथी में लोगों ने सिर्फ थ्योरी के 2-3 क्वेश्चन पूछे और वो आए नहीं, तो मैंने अपलोड करी नहीं। आप लोगों का भी एक प्रॉब्लम क्लास का इस तरह का फोल्डर बनेगा, उसमें प्रॉब्लम क्लासेस आ जाएंगी। नेक्स्ट यू कैन सी सेक्शन सी टेस्ट्स। ये सेक्शन सी के टेस्ट इधर ही है, लेकिन इनको ओपन करूंगी मैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पे। ये अभी ओपन आपके लिए नहीं होंगे, तो इनको करने की कोशिश भी मत करना। आइटम इज नॉट एक्सेसिबल, सो आई विल ओपन इट वंस यू विल कंप्लीट अ पर्टिकुलर टारगेट। वरना इनको तुम पहले ही खोल लोगे ना, तो जिस दिन टेस्ट करने बैठोगे आपको क्वेश्चन ऑलमोस्ट दिमाग में होगा। इसलिए ये दोनों लॉक्ड है। ये टेस्ट तब ओपन करूंगी जब हम एक डेट डिसाइड करेंगे और तब तक उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। सो एलएमएस को कैसे एक्सेस करना है, किसी को कहीं कोई दिक्कत है, कैसे एक्सेस होगा, क्या क्या मटेरियल आपको मिलेगा, ये सब आपको इसलिए बता रही हूं कि आप ज्वाइन करने से पहले देख लो
व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इन द फी यू आर गोइंग टू पे? बताइए जी, एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है जी, सो दिस इज अबाउट LMS. अब आते हैं हम सीधा पेपर की तरफ. ठीक है ध्रुव, आई टेक द जनरल क्वेश्चंस एट द एंड. फिलहाल के लिए आते हैं अब टेक्निकल कंटेंट पे कि चलो सिस्टम्स क्या है वो तो मैम ने बता दिए कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये भी बता दिया, लेकिन अब मैम पढ़ाएंगी कैसे PM वो भी देख लो. तो हम शुरुआत चैप्टर नंबर 4 से नहीं करेंगे, चैप्टर नंबर 5 से करेंगे. व्हाई? चैप्टर नंबर 4 थोड़ा सा एडवांस लेवल का चैप्टर है, लेकिन एक बेस बनाने के लिए PM का वी नीड चैप्टर नंबर 5 से नॉलेज फर्स्ट. यानी चैप्टर नंबर 5 अगर नहीं हुआ तो आप PM में आगे बढ़ नहीं सकते. सो चैप्टर नंबर 5 इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जो हर जगह यूज होता है. यानी कॉस्ट समझना, वॉल्यूम समझना. वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी. अलग अलग क्वांटिटीज पे कंपनीज अलग अलग कॉस्ट्स इनकर करती हैं, और अलग अलग वॉल्यूम पे अलग अलग कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट भी अलग अलग हो जाता है. वही सब चीजें हम यहां पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. सो अब इसमें है क्या, ध्यान से देखते जाना. सबसे पहली चीज, हम अभी सिंगल ब्रेक इवन एनालिसिस करेंगे. इस चैप्टर में मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा तोड़ती हूं. ये ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? ब्रेक इवन एनालिसिस है क्या? एक कंपनी होती है, बर्गर बनाती है, और इंडिया में सबसे पहले 25 रुपए का बर्गर लॉन्च होता है. क्रेजीली लोग उस प्रोडक्ट को, उस कंपनी को सुपर हिट बना देते हैं. इस कंपनी का नाम होता है मैकडॉनल्ड्स. जब जिंदगी में पहली बार हिंदुस्तानी बच्चे को फ्रेंच फ्राइज दिखती हैं, बर्गर दिखता है कि बर्गर भी कोई चीज होती है, एंड दैट टू एट रीजनेबल कॉस्ट, तो इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि वो सक्सेसफुल बनेगा. लेकिन इसमें होता क्या है, द ब्रेक इवन एनालिसिस or the break even situation always comes up with a problem here. That problem is, आप अपने बिजनेस के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं कि प्रॉफिट आने में बहुत साल लग जाते हैं. एंड इट टुक 18 years फॉर मैकडॉनल्ड्स टू अटेन इट्स ब्रेक इवन. चलो अब मैं बार बार बोल रही हूं ये ब्रेक इवन ब्रेक इवन. ब्रेक इवन है क्या? ब्रेक इवन वो सिचुएशन है जब आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएंगे. नो प्रॉफिट नो लॉस क्या होता है? जेब से दो तरह की कॉस्ट्स लग रही है. एक होती है फिक्स कॉस्ट्स, जैसे कि किराया. किराया इज अ फिक्स कॉस्ट. जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड. ये किराया किस चीज का हो सकता है? फैक्ट्री रेंट हो सकता है ये. अब अगर ये फैक्ट्री काम करे नहीं करे, प्रोडक्शन हो चाहे नहीं हो, क्या रेंट पे नहीं करना पड़ेगा? बताओ. रेंट पे नहीं करें, करना पड़ेगा. रेंट तो पे करना ही पड़ेगा. यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे होते हैं बिजनेस में जो आपके प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते. तो आप क्या करेंगे? उनको फिक्स नेचर का मानेंगे. इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच यू प्रोड्यूस, ये फिक्स खर्चे हैं. जैसे आप लोगों की सैलरी है, आप लोगों की सैलरी फिक्स्ड एक बिजनेस के लिए, या आप ऐसा सोचेंगे कि अरे बिजनेस तो मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रहा, मैं इस महीने की सैलरी नहीं लेता. ऐसा कुछ कोई करने वाला है ऐसा? नो मैम. मैं तो नहीं करूंगी. No, ma'am. ऐसा नहीं होता. यानी कि हम फिक्स कॉस्ट कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एक दूसरे नेचर की कॉस्ट भी होती है, वेरिएबल कॉस्ट्स. ये कौन सी कॉस्ट होती है? प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेंगी, प्रोडक्शन जितना कम होगा वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही कम होंगी. मतलब कि लेट्स सपोज वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग नोटबुक्स. अब नोटबुक्स जिस फैक्ट्री में बनती हैं वहां का फैक्ट्री रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट, लेकिन नोटबुक में यूज होने वाला पेपर, कागज, दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. व्हाई? ज्यादा नोटबुक्स बनेंगी तो ज्यादा पेपर यूज होगा, कम नोटबुक्स बनेंगी तो कम पेपर यूज होगा. दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. तो ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए सबसे पहले ये बाइफर्केशन समझना जरूरी होता है कि एक बिजनेस प्रोडक्शन जब करता है तो वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इनकर करता है. कुछ जेब से उसके फिक्स कॉस्ट भी जा रही है, कुछ उसके वेरिएबल कॉस्ट भी जा रही है. ये होती है टोटल कॉस्ट्स.
अब बिजनेस कॉस्ट इनकर करके सेल करेगा, सेल्स हुई $100 की, कॉस्ट इनकर करी $100 की. दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट. जब आपकी सेल्स आपकी सारी कॉस्ट्स को मीट करने लग जाती है, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट. अच्छा, अब मैं रिवर्स अगर करूं, व्हाट इफ दी सेल्स इज $120 की एंड ऑल योर टोटल कॉस्ट्स आर 100, तो ये कौन सी सिचुएशन है? प्रॉफिट. प्रॉफिट Profit. सिचुएशन. यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ $20. व्हाट इफ इससे उल्टा चले, आप सेल्स कर रहे हैं 80 की, लेकिन आपकी टोटल कॉस्ट्स आ रही हैं 100 की. ये कौन सी सिचुएशन है? लॉस की मैम. Loss, Loss. ma'am. द लॉस सिचुएशन. यानी अब अगर मैकडॉनल्ड्स की ब्रेक इवन सिचुएशन को समझें, मैकडॉनल्ड्स 18 साल तक लॉसेस में रहा. इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा था कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मीट कर सके, लेकिन 18 साल में इस सिचुएशन पे आया कि सेल्स और टोटल कॉस्ट बराबर हो गई. यानी अब सेल्स सारी कॉस्ट मीट करने लग गई एंड नाउ मैकडॉनल्ड्स इज प्रॉफिटेबल. ऑन द अदर हैंड, ओयो रूम्स, नाम सुना है ओयो रूम्स का? यस मैम. उसने अपना ब्रेक इवन अटेन कर लिया 9 साल में. कैसे? क्योंकि उनका मॉडल फिक्स कॉस्ट अटेन करने का नहीं था. उन्होंने क्या किया, लोगों को फ्रेंचाइजी देनी चालू कर दी. भैया तुम ओयो रूम के नाम से अपनी बिल्डिंग किराए पे दे दो. टाई अप करने शुरू कर दिया. टाई अप शुरू कर दिए. यानी खुद की जेब से पैसा नहीं लग रहा था, उल्टा दूसरों से रेवेन्यू ले रहे थे कि तुम फ्रेंचाइजी मॉडल पे हमें पैसा दो. 9 सालों में ब्रेक इवन आ गया. Amazon, फ्लिपकार्ट, इनके ब्रेक इवन बहुत जल्दी आ गए. क्यों? क्योंकि जेब से पैसा सिर्फ एक ही चीज पे लग रहा था, वो था आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे. लेकिन मारुति, हीरो होंडा, इनके ब्रेक इवन बहुत टाइम में आए हैं. Now बहुत Zomato. सारा प्रोडक्शन किया होगा. क्यों? क्योंकि क्या ज्यादा कर रखा है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा थी इनकी. फिक्स कॉस्ट ज्यादा Fixed डाल cost ज्यादा. रखी है, और इवन वेरिएबल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा डलती होगी. जस्ट इमेजिन मारुति की ये गाड़ी बनने में कितना लगाती होगी, कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगती होगी. और जब कोविड चालू हुआ था 2-2.5 साल, तो एक भी यूनिट बिकी भी नहीं होगी, नहीं बिक रही थी गाड़ियां. यानी देयर वाज नो रेवेन्यू टू कवर द टोटल कॉस्ट्स. ऐसे केस में जो भी नई कंपनीज आई है, उनका ब्रेक इवन कोविड की वजह से भी बहुत आगे चला गया. यानी जो वो ब्रेक इवन 5-6 साल में अटेन कर लेते, वो ब्रेक इवन शायद अब वो 8-10-12 सालों में अटेन करेंगे. समझ में आता है कॉन्सेप्ट ब्रेक इवन का? यस मैम. ठीक है? Yes, ma'am. चलो, अब क्या समझ में आया वो पूछती हूँ. नाउ लेट्स सपोज वी हैव 2 बिजनेस ऑप्शंस. दिस इज बिजनेस 1, दिस इज बिजनेस 2. बिजनेस 1 का ब्रेक इवन आएगा 12 इयर्स में, यानी आप 12 साल में इतना रेवेन्यू कमाने लगेंगे कि सारी कॉस्ट उसमें कवर हो. दूसरा बिजनेस है, उसका ब्रेक इवन आएगा 8 इयर्स में. नाउ फॉरगेट अबाउट कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या रेवेन्यू आएगा, क्या प्रॉफिटेबल है, उस सब को छोड़ो. अगर मैं सिर्फ ब्रेक इवन के बेसिस पे पूछूं, व्हिच बिजनेस विल यू स्टार्ट? B2 मैम. B2. नाउ गॉट द पॉइंट. यस मैम. Earlier the break even point, better is for a businessman. जितना भी ब्रेक इवन पॉइंट आगे जाएगा, उतना ही अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका पैसा टाइड अप रहेगा. बहुत सालों तक आप नुकसान में बिजनेस को चला नहीं पाएंगे. इसलिए अगर आपने ध्यान दिया हो, लुफ्तांजा, एतिसलात, एयरसेल, आइडिया, ये कंपनीज बहुत लंबे पीरियड तक चल नहीं पाई. व्हाई? ये ब्रेक इवन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी. कितने साल आप लॉस इनकर करोगे, कितने साल? ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आई और गई. स्नैपडील, सुना है नाम स्नैपडील का? Yes, यस ma'am. मैम. Yes, ma'am. ये सब वही वाले केसेस हैं जो ब्रेक इवन तक अपने आप को झेल नहीं पाए. ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए, हैवी लॉसेस के लिए आपको फंडिंग चाहिए होती है. बिजनेस चलाना तो है ना, वो फंडिंग कहां से आएगी? वो नहीं ये लोग मीट कर पाए एंड दे हैड टू शट डाउन द बिजनेस. लेकिन जोमेटो स्विगी कर रहे हैं अभी भी. अब एक काम ये करना आज की क्लास के बाद में, जस्ट सर्च आउट क्या जोमेटो और स्विगी का ब्रेक इवन आ गया. गूगल पे मिल जाएगा तुम्हें ये. मैम हाँ? नहीं आया अभी. हाँ, चेक करना. यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग नाउ कि एक बिजनेस का एस्पेक्ट आपने समझा कि ब्रेक इवन आना कितना इंपॉर्टेंट होता है.
अच्छा, अब मैं यूनिट्स के हिसाब से आप लोगों से पूछती हूँ, एक बिजनेस ऐसा है जिसका ब्रेक इवन 100 यूनिट्स पे आ जाएगा, दूसरा बिजनेस ऐसा है जिसका ब्रेक इवन 120 यूनिट्स पे आएगा. Which business will you choose? Business 1 or business 2? One. Business One. 1. Why? 100 यूनिट्स बेचते ही उसके बाद में प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा. 120 यूनिट बेचोगे उसके बाद प्रॉफिट आने लगेगा. समझता है फिर सब बात? समझ में आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है. सो ब्रेक इवन एनालिसिस हर बिजनेस के एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है. अब इस मेन पिलर पे आते हैं. ये जो पिलर है ये पीएम में हर जगह काम आएगा. मतलब अगर यहां पकड़ गए तो हम काफी चीजें पकड़ जाएंगे. ये प्रॉफिट स्टेटमेंट है. हम पीएम में प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे वो ध्यान से देखो. सो फर्स्ट चीज हम हमेशा देखेंगे सेलिंग प्राइस. क्यों एक बिजनेस कमाता है, यही तो चीज है. उसके बाद में हम कॉस्ट्स पे आएंगे और कॉस्ट का करेंगे हम बाइफर्केशन, यानी हम वेरिएबल कॉस्ट पहले लेंगे और फिक्स कॉस्ट बाद में लेंगे. क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि बीच में एक कॉन्सेप्ट आता है कंट्रीब्यूशन का, यानी आपकी हर यूनिट जो आप बना के बेच रहे हैं वो आपके प्रॉफिट में क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, दैट इज कंट्रीब्यूशन. ये कंट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है लेकिन ये फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती रहती, इट रिमेन्स फिक्स्ड. इसलिए अब हम जो डिसीजन मेकिंग करेंगे वो ज्यादातर कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, फिक्स कॉस्ट तो बेयर करनी है अनटिल एंड अनलेस आप बिजनेस शटडाउन ना कर रहे हो. यानी हमारे लिए डिसीजन मेकिंग फैक्टर क्या है? कंट्रीब्यूशन है. कि अगर एक प्रोडक्ट $2 का भी कंट्रीब्यूशन देता है, नॉट अ बैड डील. कुछ तो दे ही रहा है ना बिजनेस को. हाँ, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव है, बंद कर दो इस प्रोडक्ट को बनाना. यानी वो आपके लिए कुछ भी प्रॉफिट में ऐड नहीं कर रहा, रादर और इनकर करवा रहा है. दैट्स द डिफरेंस. इसलिए इस फॉर्मेट को फटाफट दिमाग में बिठाओ. हम हमेशा अब पीएम में जब जब जो कैलकुलेशन करेंगे वी विल यूज दिस. सेलिंग प्राइस में से हम सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, यानी एक यूनिट कितने में बिकती है उसके ऊपर, एक ही यूनिट के ऊपर कितनी वेरिएबल कॉस्ट लगती है, इससे आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितनी यूनिट्स हम बेच रहे हैं, यानी ये हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन अर्न्ड है, उसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करो, ये आपका प्रॉफिट आएगा. फटाफट सिर्फ ये फॉर्मेट दिमाग में बिठा लो जल्दी से. डन हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब अपने आप को अनम्यूट करके तैयार होकर बैठना. अनन्या, आई विल बिगिन विद यू. जल्दी से सुना दो ये फॉर्मेट. 1 मिनट में उड़ा देती हूँ यहां से इसको. सेल्स प्राइस. ओके, सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट निकालेंगे तो आएगा प्रॉफिट. परफेक्ट 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 परफेक्ट. ठीक है अनन्या. नेक्स्ट आई विल कम टू जुबैर. जुबैर, कैन यू टॉक? Yes, ma'am. हाँ जी, बताओ, सुना दो Same पूरा. format. Yeah. Selling price per unit minus variable cost per unit will get contribution per unit. Then you have to remove the fixed cost. Will get profit. जुबैर, कहाँ से हो आप? Hyderabad. अच्छा, आर यू वर्किंग? Yes, yes. अच्छा, ओके, ठीक है. मैंने आपसे FM लिया है मैडम ऑलरेडी. हाँ, नहीं, मैं वही कंफ्यूज हो रही थी कि आप ये हमारे वाले जुबैर ही हो या हाँ हाँ. ठीक है. ओके ओके ओके. सृष्टि, प्लीज प्लीज गो अहेड विद द सेम फॉर्मेट अगेन. सृष्टि 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 घूमने गई क्या? ओके, यशिका भाई, ये जो अलर्ट होके नहीं बैठ रहा है ना, इनको वीडियो ऑन करा के डांस कराऊंगी मैं. युगांश,
Sales per unit minus variable cost per unit, contribution, then we have to माइनस फिक्स कॉस्ट विल गिव यू the profit. प्रॉफिट। परफेक्ट, चलिए जी, ठीक है, तो इसको हम जगह जगह यूज करेंगे। अब ब्रेक इवन एनालिसिस में ये डब्बा सामने आया है, हम एक एक करके कुछ फॉर्मूलाज यूज करके कुछ कैलकुलेशंस करेंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। दूसरा, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सीखेंगे। सो ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली है क्या? ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी निकल सकता है और अमाउंट में भी निकल सकता है, यानी डॉलर्स में। आपके लिए यहाँ पे अमाउंट जो आएगा वो रुपया नहीं आएगा, डॉलर्स आएंगे। सो ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में निकालना है, दिस इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। व्हाई? अंडरस्टैंड अ सिंपल लॉजिक। हम फिक्स कॉस्ट को कवर करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो। मैं कितनी यूनिट्स बेचूं कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए? लेट द यूनिट्स बी एक्स यूनिट्स अगर बेचूंगी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, यानी कि कंट्रीब्यूशन इनटू एक्स माइनस फिक्स कॉस्ट। अभी जो फॉर्मेट देखा था, चलो उसी तरह से लिखती हूं उसको। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। दिस शुड गिव मी द प्रॉफिट। लेकिन ब्रेक इवन का तो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू एक्स। राइट? Right, ma'am. ठीक Right, है, ma'am. तो मैं कितनी यूनिट्स बेचूं कि प्रॉफिट 0 आ जाए? बस मैं इसी को ही लिखूंगी अब यहां पे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, और ये नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे निकालनी है, माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 0। तो फिक्स कॉस्ट को इधर लेके चलते हैं। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू, मुझे एक्स निकालना है और फिक्स कॉस्ट को उधर लेके जाते हैं। एक्स निकालना था, एक्स क्या निकलेगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझ गए ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है? Yes, ma'am. How many units to sell to break even? How many units to sell so that the profit is 0? तो इसलिए डेरिवेशन में मत जाना। ये सारे प्रॉफिट्स या ये सारे फॉर्मूलाज इसी लॉजिक पे बने हैं, कुछ कैलकुलेशंस करके। तो हम मैथ्स नहीं करेंगे अभी, हम सीधा सीधा इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे और आंसर्स निकालेंगे। सो फर्स्ट फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। दूसरा फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट, जो आपको यूनिट्स में देगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तीसरा, जब ब्रेक इवन पॉइंट आपको अमाउंट में चाहिए, इसका एक छोटा तरीका बताती हूं। ये जो यूनिट्स वाली आई है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, इसको आप मल्टीप्लाई कर देना सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। या तो ये कर लो या फिर ये दूसरा फॉर्मूला है, ये कर लो। वॉट एवर यू डू, आंसर विल बी सेम एंड कॉन्सेप्चुअली ऑल्सो दिस इज करेक्ट, सो नो डाउट। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स कोशिश ये करते हैं कि बिना ब्रेक इवन निकाले, अगर मुझे सेल्स रेवेन्यू से ब्रेक इवन निकालना है तो क्या करूं? तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो ले लो, देन इट विल कम इन डॉलर्स, यानी ये आंसर डॉलर्स में आएगा। तो 3 फॉर्मूलाज हुए अभी तक, फटाफट लर्न कर लो। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट रेवेन्यू में चाहिए या डॉलर्स में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बजाय कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो ले लो। दूसरा तरीका, कंट्रीब्यूशन अगर मुझे करना ही नहीं है कंसिडर, तो कुछ कर सकते हैं। आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स लीजिए और उसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डन? क्लियर यहां तक? बोलो। Yes, ma'am. Clear है। Yes, ma'am. ठीक है, मैम? हाँ जी बोलो। मैम, ये कंट्रीब्यूशन रेशियो जो है फर्स्ट पॉइंट में, जो फर्स्ट वाला है, उसको हम थर्ड में फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन रेशियो लेंगे। यस, सो लेट्स सपोज आपकी सेलिंग प्राइस से 100 की, कंट्रीब्यूशन आता है 20 का। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो कितना हुआ? 0.20। मैं यहां पे ले लूंगी 0.20। ओके मैम, गॉट इट। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। ये 3 फॉर्मूलाज के बाद में क्वेश्चन का एक फेवरेट पार्ट होता है,
वो लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालो जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करके देगा। यानी अभी तो क्या कर रहे थे हम, अभी तो हम बोल रहे थे कि प्रॉफिट इज टू बी जीरो, यानी ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन लेनी है। व्हाट इफ द क्वेश्चन आस्क कि नहीं आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो लेना पड़ेगा, यानी मुझे फिक्स्ड कॉस्ट तो कवर करनी ही करनी है, एक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी कवर करना पड़ेगा। बिल्कुल फॉर्मूला सेम है, चाहे आप ये लीजिए चाहे आप ये लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक आइटम और रिकवर करना है न्यूमरेटर में, रिक्वायर्ड प्रॉफिट। दोनों के केस में जो भी यूज कर रहे हो, ब्रेक इवन में तो हम ये बोल रहे थे कि प्रॉफिट जीरो होता है, हम सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही कवर कर रहे थे, लेकिन यहां क्वेश्चन खुद बोलेगा कि अब आपको प्रॉफिट अर्न करना है, कितना अर्न करना है बताएगा, तो मुझे फिक्स कॉस्ट भी कवर करनी है, प्रॉफिट भी कवर करना है। आई विल हैव टू कवर टू थिंग्स इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आंसर निकालोगे या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो से, यानी सेल्स अमाउंट में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो, लेकिन अगर यूनिट्स चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। गॉट इट? ये चार फॉर्मूलाज एक बार दिमाग में बिठाओ, बताओ इनका डेरिवेशन जानना है, डेरिवेशन कर सकते हैं, बट इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन एनी वे। हम मैथ्स में चले जाएंगे पीएम करते करते। डन? सबको लर्न? Yes, ma'am. इसकी एक बार एक फोटो भी खींच के रख लो। अब इसके बाद में दो आएंगे, उन दो को थोड़ा सा बाद में कराऊंगी, ये दो तीन जो आ रहे हैं, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। एटलीस्ट हमने जो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सीखा है उसको तो कैलकुलेट करना सीखे, वो चालू करते हैं। सो दिस इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1, आपकी कैप्लिन की स्टडी टेक्स्ट का ही क्वेश्चन है ये। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू प्रोडक्ट पीक्यू। पीछे वाली एक बार स्लाइड खोलूं फोटो लेने के लिए, ये सिर्फ फॉर्मूलाज की फोटो ले लो। आगे बढ़ जाऊं? यस मैम। चलिए चलिए जी। सो व्हाट हैपेंस हियर इज, सेलिंग प्राइस 25 आपको दी जाती है, वेरिएबल कॉस्ट 20 दी जाती है। हमेशा पीएम में एक अपना राम बाण बना लो कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। क्या हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं यहां से? यही होता है कंट्रीब्यूशन। यस मैम। कितना आ जाएगा बताओ? कंट्रीब्यूशन तक में किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। फिक्स कॉस्ट इन्होंने दे दी $50,000 की, ये भी पका पकाया है सब। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी मेड एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। क्या पूछ रहा है पार्ट ए में? ब्रेक इवन इन यूनिट्स। Units. ब्रेक इवन इन यूनिट्स, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का क्या फॉर्मूला होता है? Fixed cost divided by contribution by unit. बिल्कुल सही, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाउ मच इज द फिक्स कॉस्ट? 50,000। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 5 per unit, ma'am. 5। कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स बेचेंगे आप कि ब्रेक इवन हो जाए? 10,000. एक बार क्रॉस चेक करें, ये जो फॉर्मूला लगाते हैं ठीक भी लगाते हैं कि नहीं लगाते? लेट्स चेक दैट। यानी हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेके बैठते हैं 5 का, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 5 इंटू 10,000। 10,000 यूनिट्स बेचने की बात हो रही है ना, Yes, ma'am. यानी $50,000 का कंट्रीब्यूशन आएगा। लेस फिक्स कॉस्ट करो जरा। अरे वाह, बिल्कुल सही। प्रॉफिट 0। बोलो, क्या कैलकुलेशन सही बैठी या इन्होंने गलत फॉर्मूलाज क्रिएट किए? अबे बोलो। मैम ठीक है अभी। ठीक है। ठीक है। कल का हैंगओवर नहीं उतरा क्या हैंगओवर?
चलो नेक्स्ट, calculate the level of activity that is required to generate a profit of 40,000. Now what are they looking for? Zero profit? No. Required इन्होंने level बोला of है profit. प्रॉफिट भी कमाओ, तो प्रॉफिट कमाओ उसके लिए लेवल ऑफ एक्टिविटी का क्या मतलब यूनिट्स पूछ रहे हैं बेसिकली. लेवल ऑफ एक्टिविटी इज यूनिट्स, यानी मुझे दो चीजें कवर करनी है. एक, फिक्स कॉस्ट तो कवर करनी ही करनी है, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट भी कवर करना है. किस में से कवर करना है? जो भी कंट्रीब्यूशन कमाएंगे उसमें से, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. बताइए जी कितना आएगा? फिक्स कॉस्ट इज 50,000, प्रॉफिट सॉट इज 40,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकाला था? 5 Five. rupees. 5 पर यूनिट. निकालो कितना आएगा, कितनी 18,000. यूनिट निकल जाएगी? 18,000. 18,000 यूनिट्स, यानी कि 18,000 यूनिट्स अगर हम मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम प्रॉफिट 40,000 कमा लेंगे. जरा चेक कर लेते हैं इनका ये क्लेम भी. कंट्रीब्यूशन 5 है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 5 into 18,000 is how much? 90. 90,000. माइनस करो फिक्स कॉस्ट, 50,000. क्या प्रॉफिट बच रहा है? 40. बिल्कुल सही जवाब. ठीक है, समझ गए? ये तुम्हें शो नहीं करके दिखाना कि अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि फॉर्मूलाज किस तरह से क्या सोच के बने होंगे. ठीक है, Yes, ma'am. चलिए अब पार्ट नंबर सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर रहा है ना. मार्जिन ऑफ सेफ्टी करने से पहले समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है. चलिए जी, अब क्या है, हमने फर्स्ट 3-4 फॉर्मूलाज में बीपी का यानी ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझा. एक नया कॉन्सेप्ट आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. यहां ये सेल्स रेवेन्यू है, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बजाय कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो है. इसको हटाते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आते हैं. अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? सो बेसिकली हमें सेफ रखने वाला मार्जिन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. हम किस में सेफ हो रहे हैं बे? आपका बीपी जो सेल होती है वो आपको एक ऐसे लेवल पे रखती है जहां पे आप ना नुकसान ले रहे हैं ना फायदा अर्न कर रहे हैं. व्हाट इफ आप उससे ज्यादा बनाने लग जाए, यानी आपकी सेल्स उससे ज्यादा होने लग जाए, दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अभी हमने जो क्वेश्चन किया इसमें बीपी कितना आ रहा था? 10,000. 10,000. 10,000 units. अगर 18,000 यूनिट्स ये बनाने लग जाते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? ये बिजनेस आराम से चलता रहेगा, 10,000 यूनिट्स भी बनी तो, लेकिन बिजनेस तो 18,000 यूनिट्स बना रहा है. दिस डिफरेंस ऑफ 8,000 इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. हम सेफ होके चल रहे हैं 8,000 यूनिट से, यानी 8,000 यूनिट्स जब तक बन रही है तब तक हम सेफ चल रहे हैं, वी आर अर्निंग समथिंग. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है बजटेड लेवल, यानी कि 18,000 यूनिट्स हम बनाएंगे या जो भी बना रहे हैं, माइनस बीईपी लेवल. ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भैया मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हाँ जी किसी को कोई डाउट था? क्वेश्चन ये पूछे मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में बताओ, यानी परसेंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? गाइस आई एम जस्ट स्कैर्ड, एक छिपकली है उधर, इसलिए घबराना नहीं. कोई वहां कोई है, कुछ है नहीं, बस एक छिपकली है, वो नॉक नॉक कर रही है. ओके, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी. हाँ जी मैम, ये पहला वाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में होगा ना? हाँ जी, ये यूनिट्स में आएगा. सो दिस विल बी इन यूनिट्स. मुझे लगा तुम कुछ तरीका बता रहे हो छिपकली को भगाने का, वो सामने बैठी हुई है. चलो एनीवेज, और वो जब दिखना बंद हो जाएगी तो मुझे ज्यादा डर लगने लग जाएगा. अभी तो दिख रही है. हाँ अब सुनो. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर क्वेश्चन ने परसेंटेज में पूछा तो आप क्या करेंगे? ये तो जो आपका न्यूमरेटर है दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. आप क्या सेल्स करेंगे, बजटेड सेल्स या एक्चुअल सेल्स? ब्रेक इवन सेल्स कितनी है? ये तो आपका ओपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी है यूनिट्स में. इसको आपको लेना है एक्चुअल सेल्स के ऊपर, यानी परसेंटेज किस पे निकालना है? अगर मैं यही वाला केस लूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आता है 8,000 का. अगर क्वेश्चन पूछे मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकालो, तो ये परसेंटेज किस पे निकालूं? 8,000 डिवाइड बाय 18 पे, कि 18 के ऊपर 8,000 मुझे सेफ रखता है. दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज. समझे? कुछ समझ आया?
बोलो। Yes, ma'am. लो, तुम सब क्यों डरे हुए हो? छिपकली निकल के स्क्रीन में से नहीं आ सकती। चलो, पार्ट नंबर सी। The company budgets to sell 13,000 units of product PQ. Calculate the margin of safety. बताइए जी, पहले तो margin of safety सिर्फ यूनिट्स में निकालो, जल्दी से बता दो। 3,000. Ma'am, 3,000. 3,000. हमने बीईपी निकाला था 10,000। अगर हम 13,000 यूनिट्स बनाने लग जाएंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा 3,000 का। करेक्ट। क्वेश्चन नहीं है, पूछा नहीं है, मैं पूछती हूँ, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज? Upon 13,000 into 30%, ma'am. 100. डिवाइड बाय 10 करूं? 13. 13। एक्चुअल सेल्स या बजटेड सेल्स के ऊपर आप कितना सेफ होके चल रहे हैं, दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेजेस। ये जो भी आएगा, समझ गए? 20? 23.08 है। 08 है तो 23% ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स टेक ओनली 23%। समझ गए? सीवीपी Yes, एनालिसिस ma'am. में से पेपर अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स तक का आता है। 8 मार्क्स, बहुत इजी पोर्शन है ये, लेकिन क्योंकि ये आपका पीएम का बेस बनाएगा, सबसे पहले यही कराना पड़ता है। चलिए अब एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 और करते हैं, थोड़ा सा लेवल ऊपर बनाते हैं। Our company provides a single service to its customers. An analysis of its budget for the year ending 31st December shows that in period 3, when the budgeted activity was 6,570 service units with a sales value of 72 each, the margin of safety was 21.015%. The budgeted contribution to sales ratio is 35%. Calculate the budgeted fixed cost in period 3. कुछ समझ नहीं आया? एक बार वापस रीड करो, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है फिर बताती हूँ। सारी इंफॉर्मेशन लिख दी मैंने यहाँ पे, सही लिखी? यस मैम। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन से हम फिक्स कॉस्ट कैसे निकालें? ये तो बड़ा गड़बड़ क्वेश्चन हो गया। 12th में इस तरह के क्वेश्चंस आते थे आपके पास अकाउंट्स में, रेशियोज में, जब हिडन इंफॉर्मेशन आप निकाला करते थे, उसी वाला तरीका यहां यूज करेंगे। जो जो रेशियोज दिए हुए हैं, जो जो फॉर्मूलाज हम पुट करके कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वही करेंगे। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो देखो, शायद इससे कुछ एक्सट्रैक्ट हो जाए। मैम इससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। बिल्कुल सही, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो विल गिव मी समथिंग। ये होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो। ये 35% बोल रहे हैं, मैं इसको 0.35 ले लूं। यस मैम। कंट्रीब्यूशन मुझे पता नहीं, लेकिन सेलिंग प्राइस तो पता है। पता है क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा? यस मैम। बिल्कुल आ जाएगा। कितना आएगा? 72 इंटू 0.35. 0.35 करो जरा। 72 इंटू 0.35 कितना आ रहा है? 25.2. 25.2. 25.2। 25.2। ठीक है जी, एक कहानी तो आ गई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की। बजटेड यूनिट्स मेरे पास हैं ही। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों दिया हुआ है? एक बार चेक कर लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। पुट करके देखें इसका फॉर्मूला, यस और मैम। वो भी परसेंटेज में। देखो परसेंटेज वाले को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स
अपॉन, क्या ये 6570 इंटू 100 नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सबको समझ आया ना? Yes, ma'am. Now what is margin of safety? Margin of safety is 6570 minus BEP sales, ऐसा ही कुछ. और ये परसेंटेज दी हुई है 21 पॉइंट समथिंग, सो आई कैन राइट 0.21015. बोलो क्या मैंने ठीक लिखा यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी यहाँ पे हम बीईपी निकाल सकते हैं, तो बीईपी निकाल लेते हैं. हाउ डू आई टेक आउट बीईपी नाउ? इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मैथ्स लगाएं थोड़ी सी. Yes, ma'am. चलो, सो 6570 को मल्टीप्लाई करो 0.21015 से. इज इट 1381 ले लूं? 0.6 आ रहा है. 1381 ले ले इसको. क्या किया मैंने? Yes, ma'am. 0.21015 को मल्टीप्लाई किया है 6570 से. तो यहां क्या बचता है? यहां बचता है 6570 माइनस बीपी. मैं इंटू 100 को भी नीचे ले आती हूं इधर, तो इंटू 100 नीचे आएगा तो डिवाइड होगा. I'll get 13.81. करेक्ट? बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब क्या कर सकते हैं? अब तो बीईपी निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है. निकाल लो बीईपी. कितना आएगा? $6570 माइनस 13.81 को 14 ले लूं, पूरी राउंड ऑफ वैल्यूज में आ जाएगा. निकाल दो क्या आएगा? 6570 माइनस 14. 6556. 6556. बीईपी आ जाएगा 6556 पे. ठीक है. अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा था? क्वेश्चन कह रहा था फिक्स कॉस्ट निकालो. तो फिक्स कॉस्ट के लिए अब एक नया डब्बा खोलते हैं. यहां बनाते हैं पूरा फॉर्मेट. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था? ये निकल के आया 25.2. वैसे तो हम इसका भी पॉइंट उड़ा सकते हैं, राइट? राइट मैम. 25 ले ले खाली. हमें इसकी जरूरत थी क्या? मैम मुझे एक डाउट है. मैम हमने 21.015 ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है, सो फिर से 100 से डिवाइड किया तो गलत नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, यू आर राइट. फिर हमें यहाँ 100 नहीं लेना था. हाँ, वहां नहीं लेना चाहिए. यू आर राइट, यू आर राइट मैम, एब्सोल्युटली करेक्ट. सो 13.81 की बजाय 1381 आएगा वो. करेक्ट करेक्ट. बिल्कुल सही जवाब आपका. 1381 ही था ना? Yes, ma'am. यस मैम. करो जरा माइनस 1381. अब तो मार्जिन बढ़ गया. 5189 आएगा. 5189. ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है. अच्छा, मैं ये सोचते सोचते मैं ये सोच रही थी, क्या हमें जरूरत थी इस कैलकुलेशन की? ठीक है, फॉर अ लर्निंग जरूरत थी, लेकिन बिना इसके काम चल सकता था. एक बार ट्राई करते हैं. देखो, हम बजटेड यूनिट से ये निकाल सकते हैं. ये बजटेड यूनिट्स क्या है? एक्चुअल यूनिट्स. बस दिक्कत ये आएगी, इसमें प्रॉफिट का पता नहीं था. हर बैच के पूछता है कि मैम हम इसमें भी तो 6570 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, राइट? राइट, लेकिन उसका Correct, प्रॉफिट नहीं पता. तो अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आई है तो ध्यान रखना, वी डू नॉट नो द प्रॉफिट विच द बिजनेस विल अर्न विद दीज मेनी यूनिट्स. इसलिए इस यूनिट से काम चल नहीं सकता था. तो बीईपी निकालना जरूरी है, क्योंकि बीईपी के केस में हम प्रॉफिट कितना लेने वाले हैं? 0. प्रॉफिट इज 0 व्हाट वी आर गोइंग टू टेक. और यहां नंबर ऑफ यूनिट्स बीईपी लेंगे, यानी कि कितनी यूनिट्स आने वाली है? 5189. बोलो. कंट्रीब्यूशन 25.2. अगर हम 5189 यूनिट्स बनाएंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आ जाएगी, यानी कि प्रॉफिट 0 आ जाएगा. मेरे पास एक वैल्यू ये आती है, फिक्स कॉस्ट मेरे पास है नहीं, इक्वल टू 0 है. इक्वेशन सॉल्वेबल है? बताओ, अरे बताओ. Yes, ma'am. क्या आ रहा है? 130763 ले लूं? यस मैम. What is the fixed cost now?
130763. 130763. बोलो, क्वेश्चन को वापस से उठाएं. आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन थी, एक एक करके वो इंफॉर्मेशन देखते हैं. बजटेड यूनिट्स आपके पास है, यानी आप एक्चुअल प्रोडक्शन इतना कर रहे हैं. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 72 है. हमारा आंसर डिफर कर सकता है क्योंकि यहां पे हम पॉइंट्स ले जा रहे हैं, तो पॉइंट्स की वजह से कुछ आंसर ऊपर नीचे हो सकता है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी 21.015 थी. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो 35% था. अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपके पास जो भी रेशियो आपको गिवन होता है वो यूज करिए, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करिए. जैसे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो से हमने कंट्रीब्यूशन एक्सट्रैक्ट किया, वो निकल के आया 25.2 पर यूनिट. 25/2 से भी बात नहीं बनती क्योंकि हमें एक फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए पूरा का पूरा फॉर्मेट कंप्लीट करना है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन तो आ गया 25.2, लेकिन फिक्स कॉस्ट माइनस करने के लिए मुझे यहां पे चाहिए यूनिट्स. अब ये यूनिट्स कितनी लूं? यहां चाहिए मुझे प्रॉफिट. अब ये प्रॉफिट कितना लूं? दोनों ही मिसिंग है. इसका मतलब मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस बीईपी चाहिएगा ताकि मैं प्रॉफिट को जीरो ले सकूं. अब बीईपी कैसे निकलेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमने फॉर्मूला ओपन किया, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन एक्चुअल सेल्स या बजटेड सेल्स जो इन्होंने दी हुई है 6570 की. इस सारे फॉर्मूला को ओपन करके बीईपी निकल के आया 5189 पे, यानी 5189 यूनिट्स पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में होंगे. तो कंट्रीब्यूशन को अब यहां पे मुझे मल्टीप्लाई करने को बीईपी यूनिट्स मिल गई. वो कितनी थी? 5189 यूनिट्स. 25.2 इंटू 5189 यूनिट्स, ये टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा जब हम बीईपी लेवल पे होंगे. फिक्स कॉस्ट कितनी है अभी निकालेंगे, और प्रॉफिट या लॉस जीरो आना चाहिए, दैट इज व्हाट बीईपी इज. तो ये यूनिट्स कितनी या फिर फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? 5189 के बेसिस पे इट विल बी 13763. दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट. यानी बेसिकली जहां पे भी क्वेश्चन आपको कुछ परसेंटेजेस या रेशियोज दे दे, वो पक्का यूज होंगे और कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आएगी. सो सम स्टूडेंट्स एवरी टाइम गेट कंफ्यूज्ड कि हम क्यों नहीं 6570 लेके इस आंसर को निकाल देते, क्योंकि 6570 पे वो कुछ प्रॉफिट अर्न करेंगे. हमें वो प्रॉफिट पता नहीं है वो कितना अर्न करेंगे, क्योंकि हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है. जब फिक्स कॉस्ट नहीं होगी तो प्रॉफिट का पता कैसे चलेगा? गेटिंग द पॉइंट? बताओ. Yes, ma'am. ठीक है, सबको क्लियर है ये बात? अरे yes, ma'am. बताओ. मैम हाँ जी, मैम सपोज करते हैं मैम हमारे को प्रॉफिट पता है, ठीक है. हम उसके बाद कैलकुलेशन 6570 से निकाल लेंगे. क्वेश्चन अगर देता है कि 6570 पे कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है, इसका मतलब मेरे पास प्रॉफिट का नंबर है, देन आई कैन टेक 6570 पे. फिर मुझे ये बीईपी में जाना ही नहीं. बजटेड ठीक है? सेल्स निकल जाएगा. हाँ, ठीक है, समझ गए? गॉट इट? यस Yes, मैम. ma'am. चलिए, अब आप लोग एक ये क्वेश्चन करिए, फिर आपको 10 मिनट का ब्रेक दूंगी. A company manufactures and sells a single product with a variable cost per unit of 36. ध्यान रखना, वेरिएबल कॉस्ट है. It has a contribution or to sales ratio of 25%. फिर एक इंफॉर्मेशन दे दी. Company has weekly fixed cost of 18,000. Which of the following is the weekly break-even point? बताइए जी. कर सकते हैं कुछ? Yes, ma'am. क्या कर हम सकते हैं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल सकते हैं इससे. बिल्कुल परफेक्ट है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो निकाल ही सकते हैं. निकालो. Yes, चलो, ma'am. कितनी आएगी? Ma'am, 48 per unit. What is contribution? Contribution is sales minus variable cost. I do not have the sales, then we should take it as 25%. 0.25 कर दूं? Yes, ma'am. ठीक है. सेल्स पता नहीं, पर वेरिएबल कॉस्ट तो पता है. 0.25. इसको यहां से मल्टीप्लाई करो, क्या इक्वेशन बनेगी? 0.25s. 36 को इधर ले आएंगे, 0.25s को इधर ले आएंगे. जिनकी मैथ्स वीक है, ये 2-3 बार करके समझ में आ जाएगा. क्या आ रही है सेलिंग प्राइस?
48 per unit. 48 पर यूनिट। क्या सब सेलिंग प्राइस तक पहुंच गए ये बताओ? यस मैम। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला व्हिच वी यूज? No, fixed cost upon contribution per unit. बिल्कुल, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट? ये तो दी नहीं है। 18,000. दी है ये रही 18,000। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? ये निकालना था जिसके लिए सेलिंग प्राइस निकाली हमने, यानी 48 minus 40 36. minus 36. निकाल लो आंसर, क्या आ रहा है? 1500 units. 1500 यूनिट्स। क्या हमारे ऑप्शंस में है? समझ गए? यानी जहां पे भी रेशियोज दिए हुए होंगे पक्का कोई इंफॉर्मेशन उनसे निकल के आएगी, बस उसका फॉर्मूला ओपन करो, देखो क्या निकाल सकते हो, एंड दैट विल बी यूज्ड। कहीं ना कहीं तो वो यूज होगा ही होगा। गॉट इट? क्लियर? मैम Yes, ma'am. फॉर्मूला गिवन होगा एग्जाम में? नो, ये तुम्हें लर्न हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी चलो एक काम करो, 10 मिनट का ब्रेक लेके आओ, फिर 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं। ओके? Okay, ma'am. Yes मैम। चलिए, चलिए जी। सो दिस यू ऑल डिड, स्क्रीन सामने आ गया ना? यस मैम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 87। A company makes a single product with the following data. सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं और फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई विल आस्क इज, ये जो 4 खर्चे दिए हुए हैं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और फिक्स कॉस्ट कौन सी है? बताओ जी। मटेरियल, इज इट वेरिएबल और फिक्स्ड? वेरिएबल। इट्स वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जितनी यूनिट्स बनाएंगे उतना मटेरियल ज्यादा लगेगा। व्हाट अबाउट लेबर? Variable cost, ma'am. वेरिएबल, जितनी यूनिट ज्यादा बनेंगी उतना ही ज्यादा लेबर कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज ओवरहेड? ओवरहेड वो होता है जो कॉमनली किसी एक यूनिट पे नहीं लगता, वो बंच ऑफ यूनिट्स पे लगता है, यानी वो पर्टिकुलरली एक यूनिट में देखा नहीं जा सकता। जैसे सुपरवाइजर की सैलरी, एक सुपरवाइजर एक बार में एक बैच देखता है, दैट इज अ वेरिएबल ओवरहेड। यानी वो सारे बैच की जितनी भी यूनिट्स होंगी उसका वो घंटे का पे आउट उन सारी यूनिट्स पे जाएगा, अगर वो पे आउट घंटे के हिसाब से लेता है तो। एक मशीन सेटअप कॉस्ट होती है कि मशीन की एक बेयरिंग है, वो एक बैच रन करेगा, उसके बाद में चेंज करनी पड़ेगी, ये वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन ये हर यूनिट में नहीं दिखेगी, इसलिए ये वेरिएबल ओवरहेड कहलाएगी। एक बैच बनेगा और वो जो पट्टा होगा वो चेंज करना पड़ेगा, यानी ये जो पट्टा की कॉस्ट है दैट इज अ वेरिएबल ओवरहेड। ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ये ज्यादा पट्टे चलेंगे, लेकिन ये पट्टा आपको आपके प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा, एक यूनिट पे नहीं लग रहा ये, लेकिन है तो ये वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड्स, आर दे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट? फिक्स्ड ओवरहेड Fixed cost. नाम ही फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट आ गई। अब एक चीज, ये एमए से लिंक्ड है, जो भी फिक्स कॉस्ट आपको पर यूनिट में दिखती है उसको आप हमेशा टोटल में कन्वर्ट करिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट या फिक्स्ड ओवरहेड कभी भी पर यूनिट नहीं होता, उसको यूनिट में दिखाया जा सकता है बट दिस इज नॉट इनकर्ड पर यूनिट। यानी अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है तो उसको टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे बनाएंगे आप? टोटल फिक्स कॉस्ट बनेगा वो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पे, यानी एक फैक्ट्री में जितनी यूनिट्स बन सकती हैं, आप कितनी बनाते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जितनी बन सकती हैं उसके बेसिस पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आती है। अब यहां पे इन्होंने बोला बजटेड आउटपुट इज 30,000 यूनिट्स, तो हम ये मान के चलते हैं कि फिर 30,000 यूनिट्स ही बन सकती है, इसका मतलब तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? 4 into 30,000। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम कैपेसिटी के बेसिस पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करके टोटल फिक्स कॉस्ट निकाली जाती है। वापस सुनो मैं क्या कह रही हूं, जब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपको दी हुई हो, पहली बात तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होती नहीं है,
कोई भी फैक्ट्री मालिक ये नहीं बोलेगा कि तुम जितनी यूनिट्स बनाओ उसके बेसिस पे फिक्स कॉस्ट बेयर कर देना। वो सीधा ये बोलेगा कि नहीं, मुझे तो मेरा किराया पूरा चाहिए। वो किस चीज का किराया मांगेगा? इस फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी है, इसमें 1 लाख यूनिट्स बन सकती हैं या 2 लाख यूनिट्स बन सकती हैं, उसके बेसिस पे वो रेंट लेगा। जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट होती है उसको हमेशा आप लेना टोटल फिक्स कॉस्ट। अब उसको टोटल कैसे बनाओगे? एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पे या प्रोडक्शन जितना हो सकता है उसके बेसिस पे? जितना हो सकता है उसके बेसिस पे। आप कितना बनाए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या हो सकता है उसके बेसिस पे आपका किराया सेट करेगा। यानी पर यूनिट जब भी टोटल में कन्वर्ट करें तो मैक्सिमम कैपेसिटी के बेसिस पे कन्वर्ट करें। यहां पे मैक्सिमम कैपेसिटी गिवन नहीं थी, इसका मतलब जो ये बना रहे हैं वही बना सकते हैं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी हुई? 30,000 इंटू 4, $1,20,000। क्या ये बात सबको समझ आती है? बोलो। Yes, ma'am. चलिए, इन रिलेशन टू दिस डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, चारों में से कौन सा करेक्ट है वो बताना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%। अरे बाप रे, एक एक को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जहां जो लंबा होगा ना उसको लास्ट में कैलकुलेट करेंगे, जो सीधे सीधे आ सकते हैं एटलीस्ट वो तो पहले करें। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ये तो फटाफट आ जाएगा। व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन? 10 per unit. 25 minus 5 minus 7 minus 3. This is the contribution. What is sales? 25. निकालो जरा कितना आ रहा है ये? How much is the contribution? 40%. 40%. 10 upon 25 into 100, that's 40%. क्या स्टेटमेंट बी करेक्ट है? No, ma'am. No. तो ये तो निकल गया। स्टेटमेंट सी, the volume of sales needed to make a profit of $270,000 is 45,000. ओहो, बीपी निकालना पड़ेगा? नहीं, हम हमारा फॉर्मेट यूज करके निकालेंगे। कौन सा फॉर्मेट? मेन पिलर वाला फॉर्मेट। चलो, ये कह रहा है 45,000 यूनिट्स अगर हो तो प्रॉफिट होगा 270 का। फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना था? 10। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 10 इंटू 45,000 यूनिट्स 450. फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 120. प्रॉफिट कितना आया? 330. ये 270 कहां से लाए? स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Incorrect. ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट, इफ द बजटेड सेल्स इंक्रीज टू 40,000 यूनिट्स, बजटेड प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय $1 लाख। ओहो, फिर से कुछ कैलकुलेशन। चलो करते हैं इस कैलकुलेशन को भी। ये कह रहे हैं अगर सेल्स इंक्रीज होती है 40,000 यूनिट्स तक, मतलब 40,000 यूनिट्स तक हम इंक्रीज कर दें, अभी 30,000 है, 40,000 तक बढ़ा दें तो बजटेड प्रॉफिट भी $1 लाख से इंक्रीज कर जाएगा। यानी बेसिकली अभी जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे बढ़ जाएगा फर्दर $1 लाख से। तो पहले 30,000 पे देखते हैं हम क्या कमा रहे हैं, फिर 40,000 जब होगा तो उस पे क्या कमाएंगे। मैं कंट्रीब्यूशन से चालू करूंगी। यहां पे टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? 10 इंटू 30,000। यहां पे क्या आएगा? 10 इंटू 40,000। दिस इज 3 लाख, दिस इज 4 लाख। फिक्स कॉस्ट निकाल दो, 120 120। क्या आंसर आया? दिस इज 180, दिस इज 280। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हैज द प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 1 लाख? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Ma'am. That means statement D is correct. I need not check statement A in that case. ठीक है, वरना आप स्टेटमेंट ए भी चेक करके डी पे आ सकते थे। स्टेटमेंट ए कैसे चेक करेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हम यहां निकाल सकते हैं? पहले बीईपी Yes, निकालना ma'am. पड़ेगा, फिर एक्चुअल सेल्स लेके मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी पड़ेगी, फिर परसेंटेज निकलेगी। समझ गए? कुछ समझ आया? बताओ बताओ बताओ। आ गया मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। निकालो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज निकालो इसमें। फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए चाहिए मुझे बीईपी सेल्स, तो बीईपी सेल्स निकाल लो। बीईपी सेल्स कितनी आएगी? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
फिक्स कॉस्ट 120 निकाली थी हमने. व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? 10. क्या बीईपी 12,000 यूनिट्स नहीं आई? बताओ. यस मैम. Yes, ma'am. मार्जिन ऑफ Yes, सेफ्टी की ma'am. परसेंटेज निकालो. 12,000 हम एक्चुअल 30 सेल्स माइनस हो रही है 30, राइट. 30 माइनस 12 का डिफरेंस इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. 30,000 पे इसकी परसेंटेज जरा चेक कर लो. 60. 60. 60%. Oh, that means the first statement is also incorrect. ये तो 40 बोल रहे हैं. समझ गए? तो पीएम में अप्रोच ये रखनी पड़ेगी. आपको चारों पार्ट सॉल्व करने आने चाहिए. Why? एग्जाम में ये एक अलग क्वेश्चन हो सकता है, ये पार्ट एक अलग क्वेश्चन हो सकता है. How much is the volume of sales needed to make a profit of 270? ये भी हो सकता है. तो आपको सॉल्व चारों करने आने चाहिए. समझ गए? इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत? बताओ. No, ma'am. चलो अब ये वाला खुद करो एक बार. Hubbard Limited manufactures and sells a single product that has the following cost and selling price structure. Selling price आपके पास है, direct material है, direct labor है, variable overhead है, fixed overhead है. The fixed overhead absorption rate is based on the normal budgeted capacity of 6,200 units per month. The same amount is spent each month on fixed overheads. ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड्स की जो रेट है वो किसके बेसिस पे निकाली गई है? 6,200 यूनिट्स के बेसिस पे. क्या हम टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं? यस मैम. कितनी निकलेगी? ये तो रही रेट 22 और इन्होंने खुद बता दिया ये 6,200 यूनिट्स के बेसिस पे निकली है ये. सो हाउ मच इज द टोटल फिक्स कॉस्ट? 136,400. 136,400. 136,400. समझ गए? Yes, समझ ma'am. गए? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. The same amount is spent each month on fixed overheads. ठीक है जी, तो ये तो कहानी आती है हमारे पास मंथ की. Which two of the following statements about the performance of Hubbard Limited next month are correct? ये सारा डेटा है, हर महीने यही डेटा रहता है. हम एटलीस्ट ये 3 वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन तो निकाल लें, वो तो इन एनी केस चाहिएगा. 1, 2, 3. These are the variable costs. कितनी है ये? 124. What is the contribution? 199 minus 124. 75 per unit. पूरा 75. Yes, ma'am. 75 per unit. चलो देखते हैं. 1921 units are required to break even next month. क्या बोलते हो? ब्रेक इवन पॉइंट है, डायरेक्ट निकालो. Fixed cost upon contribution per unit. How much is the fixed cost? निकालो, जल्दी से निकाल दो. 1879. 1879 यानी कि आंसर गलत. पहला वाला नहीं है सही. करेक्ट? ये तो फटाफट चेक हो गया. Yes, अरे ma'am. बोलो साईं, चुप कहीं बैठे हो. मैम गलत है पहला वाला. दूसरा, 3,152 units of sales are required to achieve a profit of 1 lakh next month. क्या करूं? पूरा करके देख लेते हैं यार. Contribution is 75. What will be total contribution? 236,400. हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी तो कर सकते हैं ना. बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. Whatever you like. ये लो, मैं तो इससे कर रही हूं. बताओ क्या ये आ रहा है? 75 into 3,152. This is 236,400. क्या प्रॉफिट आ रहा है? 1 लाख. 1 लाख. यार ये तो सही है. Yes, यस ma'am. मैम. Yes, ma'am. मंथली फिक्स कॉस्ट अमाउंट टू. ये ये भी भी ठीक है. सही है. मिल गया आंसर. आगे करने की जरूरत नहीं बनती क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया 2. लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन दिस केस? निकालो मार्जिन ऑफ सेफ्टी. क्या हमारे पास बीईपी सेल्स है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज ही तो निकालनी है. 1819 आएगी मैम बीईपी शेयर्स. क्या बात है. देखते हैं हमारी 18. ये गलत है, ये 1871 नहीं है. हाँ, No, ma'am. 1819. 79. अच्छा, Yeah, it's wrong. 18
79 Yes, ma'am. 1879 ठीक है चलो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो जरा। 1819 है, not 79. 19 है, अच्छा 1819। चलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताइए जी, क्या आने वाली है? बीईपी हमारे पास है, एक्चुअल सेल्स पता नहीं है, 6200 नहीं दिस इज तो नॉर्मल बजटेड कैपेसिटी, इसलिए नहीं पता लगा सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी नेक्स्ट मंथ का। वेयर इज द बजटेड सेल? वी डू नॉट हैव दैट बजटेड सेल। क्या मैं 3152 लूं? अगर मैं 3152 लूं तो भी मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि एक्चुअल सेल ये करेंगे कितनी, या बजटेड सेल कितनी करेंगे। मैम ये 6200 क्या है, आप क्या बता ये रहे हैं? नॉर्मल कैपेसिटी है, यानी कि आपका हर महीने मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना हो सकता है? 6200 का हो सकता है, उससे आगे नहीं हो सकता। ओके मैम। ठीक है, सो दैट मीन्स द इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर। सो आइडियली जब आप एग्जाम में करेंगे, अगर आपको पहले दो स्टेटमेंट्स करेक्ट मिल जाते हैं शॉर्ट, आगे टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें 3 मिनट में सेक्शन ए और बी के क्वेश्चंस निपटाने होंगे, वरना सेक्शन सी के लिए टाइम नहीं बचेगा, यू विल लूज योर पेपर, छोड़ बैठोगे पेपर अपना। ओके बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Last ma'am. question of the day. The contribution to sales ratio for a business is 0.4 and its fixed costs are 16 lakh. Budget revenue has been set at 6 times the amount of fixed cost. Now something has been given here. What is the margin of safety percentage measured in revenue? सबसे पहली चीज क्या दिया हुआ है? Contribution upon sales ratio कितना? 0.4. अभी मुझे पता नहीं और आगे क्या है। फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है? 16 lakh. 16 lakhs. और क्या दिया हुआ है? Relation बजटेड in दोनों रेवेन्यू का. या बजटेड सेल्स कितनी? Ma'am, 6 into 6 16 times. lakhs. बिल्कुल 6 टाइम्स ऑफ Fixed cost. फिक्स कॉस्ट। निकालो जरा कितना आ रहा है? इज इट 96 lakhs? Yes, ma'am. ठीक है, आगे व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज? इसके लिए क्या चाहिए होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज के लिए बजटेड सेल्स Budgeted minus break even. माइनस ब्रेक इवन अपॉन बजटेड सेल्स, यही चाहिए होता है। एक एक Yes, आइटम ma'am. की तैयारी कर लेते हैं। Contribution निकल जाएगा. बिल्कुल साहब, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा, सेल्स हमारे पास है ही, निकाल लेते हैं। चलो कंट्रीब्यूशन, मैम ये जो लिखा है मेजर्ड इन रेवेन्यू, इसका मतलब हम्म। बजटेड रेवेन्यू है, राइट? अमाउंट में। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालने की बजाय वो बोल रहा है कि वो वाला निकालो जो चलो यूनिट्स वाले से निकाल लेते हैं, ये परसेंटेज। ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स मेजर्ड इन रेवेन्यू का मतलब ये रेवेन्यू के बेसिस पे आए। तो हम वो सेल्स रेवेन्यू वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हाँ, हैं. सेल्स रेवेन्यू वाले फॉर्मूले से। मैम अगर कभी मेजर्ड इन के बाद कुछ और होता है, जैसे हो जाता है ना, कई बार क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, हाँ आई डोंट नो पीएम में आते हैं या नहीं, वैसे बेसिक बात कर रही हूँ, जैसे मैनेजमेंट कॉस्ट में होता था हमारे पास, आते हैं है ना? तो हम मेजर्ड इन मान लो कुछ और फिक्स कॉस्ट होता फॉर एग्जांपल, तो हम्म, नीचे फिर हम डिनोमिनेटर में फिक्स कॉस्ट लेते हैं ना उसके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Thank you. ठीक है, ये पीएम की यही प्रॉब्लम है, आपको हर क्वेश्चन में यू विल हैव टू अप्लाई योर माइंड कि यहाँ ये चाह क्या रहा है। ठीक है, चलिए जी, अब ये बता दो जरा हम कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? हम Contribution निकाल. कंट्रीब्यूशन निकाल रहे थे 96 lakhs लेके ना, जरा निकाल दो कंट्रीब्यूशन। 3840. 3840 वैसे चाहिए क्या अपने को? करेंगे क्या इसका कंट्रीब्यूशन का? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो बीईपी तो वैसे ही आ जाएगा, इसी से नहीं आ जाता। बीईपी इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो, इससे निकाल लेते हैं ना, क्यों परेशान हो? हम 16 lakhs upon 0.4. बस और क्या, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। 40 lakhs आ जाएगा मैम. 40 lakhs बीईपी आ गई, और ये अमाउंट में आएगा कि यूनिट्स में? मैम ये अमाउंट में आएगा Amount ना? में. अमाउंट में। में। ठीक है, यानी ये दिस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू। डॉलर. तो बीईपी आ गया हमारे पास 40 lakhs का, बजटेड सेल्स हमारे पास है 96 lakhs की। अब मेरे ख्याल से इकट्ठा हो गया सामान अपने पास सारा। बजटेड सेल्स 96 lakhs, बीईपी सेल्स 40 lakhs,
जीरो गड़बड़ हो गए क्या? 40 lakhs. Budgeted sales again 96 lakhs into 100 करो जरा, ये बोलो कितना आ रहा है परसेंटेज? और ये पक्का डेसिमल्स में आएगा, क्वेश्चन चल के बोल रहा है फॉर 1 डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट्स में आएगा। मैम 1 तक आ रहा है 58.3। 58 पॉइंट, और वैसे 2 डेसिमल्स तक क्या आ रहा है? 33। 33%। अच्छा, ये 33% है, इसलिए हम लेंगे 58.3। व्हाट इफ इट वुड हैव बीन 58.39? 0.4। 58.4। तो याद रखना, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में अगर राउंडिंग ऑफ आपकी गलत हो गई, वो सिस्टम जनरेटेड जीरो आ जाएगा, तो उसका ध्यान रखना। 5 तक पे हम पीछे वाले नंबर पे ही उसको राउंड डाउन करते हैं, लेकिन 5 से ऊपर जैसे ही पॉइंट आता है हम उसको राउंड अप करते हैं। ठीक है, गॉट दिस? यानी यहां पे अगर ये 5 होता, आई वुड हैव टेकन 58.3, बट इफ इट इज 6 यानी 0.36 होगा, आई विल हैव टू टेक इट एज 4, 58.4। इसका थोड़ा ध्यान रखना। गॉट इट? क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, क्लियर। ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं। अब ब्रेक इवन चार्ट है, इसको कल करेंगे। आज की क्लास आपको मेरे YouTube चैनल पे मिलेगी। ये YouTube चैनल पे इसलिए मिलेगी बिकॉज अभी फॉर द टाइम बीइंग वी डू नॉट नो हु ऑल विल रजिस्टर, और एक एक से किसी से शेयर हुई, किसी से शेयर नहीं हुई, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो यू विल फाइंड दिस क्लास ऑन माय YouTube चैनल। इसको थोड़ा सा पढ़ के आना, कल की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा along with a lot of questions done from the exam kit। ये रिवाइज करना है अभी, और कुछ नहीं करना। इसके अलावा कुछ और आप लोगों के क्वेश्चंस थे, you can ask that question now. Dhruv was asking a question. Is Dhruv still there? Dhruv, are you there? Yes, ma'am. हाँ, so Dhruv, you are starting your skill level, right? Yes, ma'am. Dhruv, PM is not a good choice to start the skill level. FM से चालू करो या फिर FR से चालू करो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो होता है FR, जिससे आपको अपनी ACCA जर्नी चालू करनी चाहिए। अगर किसी कारण से FR नहीं मिल रहा है, आपको मुझसे ही पढ़ना है, तो फिर FM कैन बी द नेक्स्ट चॉइस। FR इसलिए क्योंकि पीछे से उसकी आपके पास कुछ नॉलेज होती है अकाउंट्स की। FM इसलिए क्योंकि जितने नए FM में आप हैं, सारे उतने ही नए होते हैं। तो इवन इफ आप FM तीसरा पेपर उठाएं तो भी यू आर एब्सोल्युटली न्यू टू दिस पेपर, तो वो सबके लिए चैलेंज बराबर होता है FM के लिए। सो यू कैन स्टार्ट विद FM। ठीक है, 1 सेकेंड। शौनक इज आस्किंग FR एंड PM टुगेदर। शौनक, टफ हो जाएगा। FR में भी आपको रोज के 2 घंटे पढ़ने हैं, PM में भी रोज का 1 घंटा पढ़ना होगा। अगर टाइम दे सकते हो तो दोनों पे जाओ, अदरवाइज इट कैन बी अ डिफिकल्ट ऑप्शन। मैम जैसे अभी वर्किंग नहीं हूँ तो दे सकते हैं? अगर फिर कर सकते हो, फिर कर FM सकते और FR दोनों दे दूं अगर? FM और FR तो बिल्कुल भी नहीं। PM एटलीस्ट छोटा सिलेबस तो है। यस मैम। FM FR नहीं चल पाएंगे, दोनों ही लॉन्ग सिलेबस पेपर्स हैं। ओके मैम। नॉट एडवाइजेबल। FR और PM मैम बेटर रहेगा? स्टिल दे सकते हो। ओके मैम। ठीक है, आशीष बताइए। Hello, ma'am. हाँ जी Ma'am, आशीष बताओ। yeah. So, ma'am, I have only one concern. That is basically I cannot read the study text. It's my 9th paper I'm giving. तो ma'am notes से सब कुछ cover हो जाएगा ना? क्योंकि I read the notes and do the exam kit 2-3 times. Like, so that's what I आशीष, do. PM वो पेपर ही नहीं है जिसमें आपको स्टडी टेक्स्ट खोलनी है। एंड रादर Yes, ma'am. आई हैव वॉलंटरीली सेड दिस कि प्लीज आप ये बुक मत खोलना। Yeah. आई टेल यू व्हाई। मेरे पढ़ाने के तरीके से अगर कोई चीज समझ में आ गई और बुक में उसकी लैंग्वेज ने आपको कंफ्यूज कर दिया, यू विल डिस्ट्रॉय योर कॉन्सेप्ट्स। सो Yes, PM में ma'am. तो मैं स्पेसिफिकली बोलती हूँ कि भैया बुक से दूर रहो। बुक Yeah. को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए उठाना है, अदरवाइज नहीं उठाना है। Yeah, cool, ma'am. Cool, ma'am. Thank you so much. And ma'am, usually classes कितनी long होती है? Like 2 hours, 3 hours? See, PM will not happen more than 2.5 hours क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है, तो हम धीरे धीरे भी चलेंगे, कम कम भी करेंगे तो भी आराम से सिलेबस होता है। एक Okay. चैप्टर में से सेक्शन सी के 5 ही क्वेश्चन है, 5 में से 2-2 मैं क्लास में करा देती हूँ, तब भी टाइम बचता है। So Yeah, 2.5 hours, not Yes, more ma'am. than that. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Cool. So yeah, thank you so much, ma'am. Thank No you. problem, no problem. हाँ जी, any other question? FM करना चाहिए मुझे, FR की ब्लेंडेड मॉडल लेनी चाहिए। ध्रुव, योर चॉइस। अगर आप डिसिप्लिन लैक करते हो तो फिर आप ब्लेंडेड मत लो, फिर आप लाइव FM में चले जाओ।
लेकिन जैसे मैंने बहुत सारी लड़कियां बहुत देखी है ज्यादा जो लैग करता ब्लेंडेड हूँ, में बहुत भी, ज्यादा हाँ, बहुत ज्यादा लैग करता हूँ। तो फिर लाइव बैच लो। लाइव बैच में थोड़ा सा एक ये रहेगा कि मैम खींच के रखेंगी, लाइव डांट पड़ती है ना, तो थोड़ा सा एक अंदर से मोटिवेशन रहता है कि पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ब्लेंडेड, बहुत सही लोग बात है हमारे मैम। ब्लेंडेड लेने लग गए बिकॉज दे वांट टू रन फास्टर देन माय पेस। लाइव बैच में थोड़ा सा पेस स्लो होता है क्योंकि सबको समझा समझा के धीरे धीरे चलना है, तो वो 1.5 टाइम स्पीड पे ब्लेंडेड में देखते हैं, मुझसे पहले कोर्स कंप्लीट करके बैठते हैं। सो कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, हर किसी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बेसिस पे आप चूज करो। अगर आप डिसिप्लिन गड़बड़ कर दोगे, शायद किसी दिन नहीं पढ़ोगे, तो आपके लिए लाइव है फिर। ठीक है मैम टाइम थैंक यू मैम। एनरोलमेंट के बाद फाइनलाइज होगा कि सुबह होगा या शाम? दिविशा, फाइनली कौन ज्वाइन करेगा उसके बेसिस पे। सो नेक्स्ट सैटरडे भी टाइमिंग यही रहेंगे। सैटरडे में जो जो लोग ज्वाइन करेंगे ना, उनसे फिर डिस्कस करूंगी कि भाई किसी को मॉर्निंग में इशू है या इवनिंग में इशू है, फिर फाइनल करेंगे। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके टाइम जोन की दिक्कत आ जाती है। जैसे प्रियंका है, शायद आप ही के बैच में थी, टैक्स में थी ना, शी इज फ्रॉम ओमान, तो उसको कंसर्न था सुबह के टाइमिंग से। तो अगर शाम के टाइमिंग में पीएम पे सब अग्री होते हैं, देन प्रियंका कैन ऑल्सो ज्वाइन। ओके मैम। सो वो नेक्स्ट सैटरडे फाइनल होगा। ओके मैम। ठीक मैम है, बुक any रहने other दें फिर question? इसकी। हाँ मनन, मैम बुक रहने दें इसकी फिर। स्टडी टेक्स्ट रहने दो, नॉट नीडेड, वरना हाँ मैम, पुरानी बुक अपने किसी दोस्त से ले लो। मैम इसमें बुक रीड करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी सारांश, नहीं करनी पड़ेगी। जो मैं कहूंगी उस हिसाब से चलना पड़ेगा, और मैं बुक रीड करने को बिल्कुल नहीं बोलूंगी। हाँ मैम, लास्ट पेपर है, निकल जाए, खत्म हो। निकल जाएगा, पर डरना नहीं है बस। तो सबसे पहला तो मेरा ये कहना मानना है कि पीएम में डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया है। Ma'am, ठीक है, ma'am, what do you usually prefer, like Kaplan या BPP? Because I आशीष use, कैप्लन, yeah, कैप्लन। okay, And do not use the second book. Why? okay, Because all the routine test papers, section C test, they are all made from BPP. तो मुझे okay, पता होता है कि मेरे स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अटकेंगे, वो जी, पेपर, वो क्वेश्चन अगर बीपीपी में है, आई हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस दैट क्वेश्चन इन दी टेस्ट्स, okay, ma'am. सो यू Because, नीड नॉट डू 2 बुक्स। yeah, मत करो, वो because, तुम्हें अपने आप दिख जाएंगे कि बीपीपी के क्वेश्चंस हैं। okay, ma'am, because throughout the time I was using BPP only, so yeah, okay, cool. हाँ, Yeah, this Kaplan will work good. thank you, ma'am. ठीक है, एनीथिंग, आई कैन सी ऑल माय न्यू स्टूडेंट्स, नहीं ऑल माय ओल्ड स्टूडेंट्स सिटिंग हियर ना, उनको तो कोई सवाल ही नहीं होगा। श्रुति, सृष्टि, रौनक, मुस्कान, मनन, नो डाउट। नो अभी तुम एक के बाद एक ज्वाइन करते रहोगे ना, फिर सबको डाउट हो जाएगा कि मैम मैच फिक्सिंग कर रही है, हर बार हर क्वार्टर के ब्रोशर में एक ही बच्चा क्यों दिखता रहता है। हाँ जी अंकुर, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम बताओ। मेरे को कंफ्यूजन थी कि पीएम लूं या एफएम, बिकॉज मैं वर्किंग हूँ इन फंड अकाउंटिंग डोमेन, तो उस हिसाब से। सो अंकुर, अभी आपका मार्च कैसा जाएगा, क्वार्टर कैसा जाएगा ऑफिस में? मैम ओके जाएगा, मेनली तो T3 वो सब होते हैं, तो थोड़ा सा हेडेक तो होता है। सी एफएम का मैं आपको बता देती हूँ, एफएम इज अ बिट लेंदी पेपर, लेकिन हो जाता है वो भी। पीएम थोड़ा सा पास परसेंटेज में गड़बड़ है, लेकिन सिलेबस बहुत छोटा है, और जिनको ग्रिप पकड़ में आ जाती है ना, उनके 60+ कहीं नहीं रुकते पीएम में। पीएम इज लेस थ्योरी ओरिएंटेड, सो चूज ऑन द बेसिस ऑफ कि अभी भी देखो, और ये भी देखो कि ऑफिस में जून कैसा रहने वाला है। अगर जून बहुत बिजी होने वाला है, देन यू शुड टेक एफएम अभी और पीएम बाद में लो। तो पीएम तब लेना चाहिए जब आपके पास बहुत फायर हो काम पे, टाइम आप ज्यादा नहीं दे सकते हो, तो पीएम में टाइम नहीं देना, अक्ल देनी है। हाँ जी, एफएम में टाइम भी देना है। ओके ठीक है, उस बेसिस पे कॉल लो। हाँ जी, ओके, थैंक यू। हाँ जी, एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? ऑल क्वेश्चंस डन? यस मैम। चलिए, सो वील कैच अप टुमारो, सेम टाइम सेम चैनल। लिंक कहां से मिलेगा? राहुल से मिलेगा, हमारे स्टेटस पे भी दिख जाएगा, एंड फ्रॉम देयर यू कैन ज्वाइन दी सेकंड क्लास। सेकंड तो प्री है यार, ज्वाइन करो ना करो, चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो चैप्टर पूरा करके डिसाइड कर लेना। पर हाँ, आई विल अगेन से, जो सीरियस हो प्लीज वही ज्वाइन करना। सीरियस मतलब कि इस पेपर को क्लियर करना है तो करना है, ऐसा वाला सीरियस। अगर ये सीरियस हो तो ज्वाइन करना, क्योंकि मैं बजा डालूंगी बिल्कुल। टेस्ट, होमवर्क, एवरीथिंग विल बी ऑन फायर। ओके, एफएम की ट्रायल क्लासेस कब होंगी? शाम को, शाम को वील कैच अप इन द इवनिंग।
ठीक है, शाम को आते हैं, आप राहुल से ले लो उसका लिंक एंड यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। ठीक है जी, मिले कल। यस मैम, चलिए, ओके, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय, थैंक यू टेक मैम। केयर, बाय मैम। बाय।